गुड इवनिंग। ये वीडियो हम अब अपना मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का चालू कर रहे हैं। चलो लेट्स स्टार्ट विद। मैं रीड करती जाऊंगी, बीच बीच में जैसे जैसे इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। रीड करना इंपॉर्टेंट है, बच्चे तो अवॉइड करते हैं रीड करना, तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों की वजह से मेरी भी रीडिंग हो रही है। ऑलवेज टेक द पॉजिटिव साइड ऑफ द कॉइन। चलो, यू हैव लर्न द इनहेरिटेंस पैटर्न्स एंड द जेनेटिक बेसिस ऑफ दिस। जहाँ इंपॉर्टेंट होगा वहाँ मैं खुद हाईलाइट करूँगी। एट द टाइम ऑफ मेंडल द नेचर ऑफ दोज फैक्टर्स रेगुलेटिंग। ठीक है, आपको एक चीज़ पता है, मेंडल ने फैक्टर्स बोला था जीन्स क्रोमोसोम को। रेगुलेटिंग द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस वॉज नॉट क्लियर, बट देन ही हैड नॉट मच प्रूफ टू से। बाद में सटन एंड बोवरी वगैरह दे हैव कम, स्टिल इसका बहुत कंक्लूसिव इफेक्ट्स आए बाद में, काफ़ी लेट। इट वॉज नॉट अवेलेबल एट द टाइम ऑफ मेंडल। ओवर द नेक्स्ट 100 years द नेचर ऑफ putative genetic material was investigated, culminating the realization that deoxyribonucleic acid is the genetic material at least for the majority of organisms. ठीक है, DNA deoxyribonucleic acid, RNA ribonucleic acid are the two types of nucleic acid, okay, in the living system. DNA acts as a genetic material in most of the organisms. RNA, though it also acts as a genetic material, but in some viruses mostly functions as a messenger RNA and has additional roles as well. It functions as this chapter structure in some cases of catalytic. ठीक है, RNA also acts as a catalyst in many processes. You have learned the structures of nucleotides and the way these monomer units are linked to form nucleic acid polymers. In this chapter, we are going to discuss structure of DNA, replication process of making of RNA, DNA transcription, the genetic code that determines the sequence of amino acids in proteins. Okay, the process of protein synthesis, translation, and the elementary basis of their regulation. The determination of complete nucleotide sequence of human genome during the last decade has sent. ठीक है, in the last section essentials of human genome sequence and its consequences will be discussed. Okay, understanding structure, the relationship, the DNA is subsequent section. ठीक है, now it comes for DNA. अब आ गया अपना टॉपिक में। DNA deoxyribonucleic acid is the long polymer of deoxyribonucleotides to the monomeric unit, monomers. ठीक है, monomeric units. पॉलीपेप्टाइड है, लॉन्ग पॉलीमर है, मोनोमेरिक यूनिट्स ज्वाइन हो रहे हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स के। लेंथ ऑफ डीएनए यूजुअली डिफाइंड। एक कंप्लीट डीएनए की लेंथ को आप क्या बोलोगे? इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और द पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड रेफर टू एज द बेस पेयर्स। हम डीएनए को इन टर्म्स ऑफ बेस पेयर्स ही बात करने वाले हैं। दिस ऑल्सो इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये लाइन से क्या मतलब है? देखो, इन्होंने यहाँ दिया बैक्टीरियोफेज। यू ऑल मस्ट बी नोइंग बैक्टीरियोफेज आर द वायरसेस दोज इन्फेक्ट बैक्टीरिया, सो दे आर बैक्टीरियोफेजेस। उनका एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ बेस पेयर्स है, न्यूक्लियोटाइड्स है। बैक्टीरियोफेज देयर इज वन लैम्डा, इट इज हैविंग 48502 बेस पेयर्स। ये सब लर्न कर लो, हर एक में अपने आप में एक क्वेश्चन है। 48502 बेस पेयर्स। ई कोलाई वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अक्सर आता है, 4.6 × 10⁶ बेस पेयर्स है। और हमारा ह्यूमंस में देखो, बैक्टीरिया में ये यहाँ दो चीज़ें जो होता है मैं साइड में लिखती जाऊंगी। छोड़ो, ई कोलाई आप लोग नोट कर लेना। ई कोलाई का 4.6 × 10⁶ है। ह्यूमंस में याद रखो
हैप्लॉइड कंटेंट का 3.3 इंटू 10⁻⁹ है। यहाँ देखो 10⁻⁶ है, बैक्टीरिया हमारे से छोटा है, ह्यूमंस बड़े हैं तो उसको 10⁻⁹ दे दो। ये चीज़ याद रख लो। ये 4.6 है, ह्यूमंस में डिप्लॉइड कंटेंट को हमको काउंट करना है, याद रखना। तो डिप्लॉइड कंटेंट को 6.6 कर दो, ठीक है। तो हैप्लॉइड कंटेंट उसका हाफ हो गया, इसलिए 3.3 है। तो ह्यूमंस का हैप्लॉइड कंटेंट 3.3 इंटू 10⁻⁹ और डिप्लॉइड कंटेंट 6.6 इंटू 10⁻⁹। ये लर्न कर लो, अपने पॉइंट में नोट कर लो, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है। 5386 न्यूक्लियोटाइड बैक्टीरियोफेजेस में यूजुअली रहते हैं। चलो यहाँ 4 क्वेश्चन आपके बन गए। डीएनए इज़ अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। अगर यहाँ साइड करके आपको कंफ्यूज करते हैं तो जस्ट रॉन्ग आंसर करना याद रखिएगा। जो पैराग्राफ में जो मेन क्वेश्चन है वो मैं मार्क कर दूंगी। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। नाउ हाउ इज दिस चेन? द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन डीएनए, आरएनए, डीएनए की हो सकती है, आरएनए की हो सकती है। न्यूक्लियोटाइड हैज 3 कंपोनेंट्स। सो न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या है? नाइट्रोजनस बेसिस है, यस। पेंटोज शुगर है, यस। दैट कैन बी राइबोस फॉर आरएनए, डीऑक्सीराइबोस फॉर डीएनए। देखो डीएनए में डी आती, डीऑक्सीराइबोस देना, आरएनए को राइबोस दे दो। एंड द लास्ट प्रॉब्लम इज फॉस्फेट, ठीक है। 3 चीज़ें, तीनों याद रखो। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। अच्छा, अब इनको कैटेगराइज कर रहे हैं हम नाइट्रोजनस बेसिस को। प्यूरिन्स है, पिरिमिडिन्स है। अभी देखो पिरिमिडिन बड़ा है, प्यूरिन छोटा है इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स। छोटा है तो उसमें 2 दे दो। कन्फ्यूजन करता है, आता है, हर बच्चा कन्फ्यूज़ हो ज़रूरी नहीं है, पर कोई एक बच्चा भी कन्फ्यूज़ होता है, उसका वो कन्फ्यूजन मैं आज ही क्लियर करती हूँ तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो प्यूरिन्स में 2 ही रहते हैं, एडिनाइन, गुआनिन। पिरिमिडिन अल्फ़ाबेट्स में बड़ा है, 3 आते हैं, साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमिन। लेकिन एक चीज़ याद रखना, प्यूरिन छोटा है, लेकिन जब प्यूरिन का आप स्ट्रक्चर देखोगे तो प्यूरिन आपका 2 स्ट्रिंग 2 रिंग स्ट्रक्चर है। यू हैव दिस, हियर इज एन, हियर इज एन, हियर इज एन, हियर इज एन, एंड ये है। और आपका जो पिरिमिडिन है ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, ये याद रखना। ये बड़ा होते हुए रिंग स्ट्रक्चर छोटा है पिरिमिडिन, ये छोटा होते हुए रिंग स्ट्रक्चर बड़ा है, ये याद रखना। नंबर्स में कम है, कम टाइप्स के हैं एडिनाइन, गुआनिन, बट स्ट्रक्चर में छोटा होते हुए बड़ा है, ये याद रख लेना। चलो, तो यहाँ भी हमने 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन देख लिए। नाउ साइटोसिन इज कॉमन, ये एक याद करना बहुत अच्छा है। दोनों आरएनए लो या आपका डीएनए लो, डीएनए, दोनों में साइटोसिन अवेलेबल है। फ़र्क कहाँ आएगा? आरएनए में और डीएनए में। यू विल हैव थायमिन इन डीएनए, यूरासिल में आर आता है, आरएनए में यूरासिल दे दो, ठीक है। यूरासिल में आर आता है इसलिए आरएनए में यूरासिल दे दो। साइटोसिन इज कॉमन टू बोथ। चलो, सो यूरासिल इज कॉमन फॉर आरएनए, थायमिन इज कॉमन फॉर, नॉट कॉमन हम नहीं बोलेंगे, डीएनए आरएनए में दोनों में आपका साइटोसिन है। आरएनए में यूरासिल दे दो तो थायमिन आ गया इधर। यानी जब आप आरएनए का स्ट्रक्चर बनाते हो, एवरी प्लेसेस टी की जगह यू डाल दो। डीएनए बनाते हो और यू दिया है तो टी डाल दो, ये याद रखना। नाउ हमने नाइट्रोजनस बेस देख लिया, उसके टाइप्स देख लिए, उनके सब टाइप अंदर नाम देख लिए, उनका स्ट्रक्चर भी देखा है। नाउ नाइट्रोजनस बेसिस, they are linked to the OH group of the first pentose sugar through N-glycosidic linkage to form the nucleoside. ओके, यहाँ मैं आपको ड्रॉ करके देती हूँ। राइबोस शुगर और नाइट्रोजनस आ गया। A nitrogenous base is linked to the first carbon, ये आपका हो गया पेंटोज शुगर।
यहाँ आपका है CH2OH, ठीक है, और यहाँ पे है OH, यहाँ पे है OH, यहाँ पे है OH, ठीक है। ये आपका हो गया पेंटोस शुगर। पेंटोस क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4, लेकिन हम नंबरिंग देंगे इसको कलर। चलो कलर हम यहाँ से देते हैं 1 2 3 4 एंड दिस विल बी द 5th कार्बन, ठीक है। तो जब ये वाले इससे OH से यहाँ पे आपका ये जुड़ा है नाइट्रोजनस बेस, या तो प्यूरिन होगा और पिरिमिडिन होगा, ठीक है। आई एम क्लियरिंग। तो ये पेंटोस शुगर के स्ट्रक्चर पे आपका जॉइंट है, ये आप जान, ये लाइन से वो आपको, हाँ ठीक है। तो ये मैंने एक्सप्लेन किया नाइट्रोजनस बेस कैसे आपके OH ग्रुप पेंटोस शुगर के राइट साइड से जुड़ा है। और हाँ, पेंटोस शुगर विद नाइट्रोजन बेस, ये जो बॉन्ड है आपका उसको हम बोलेंगे N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। चलो इसको मैं आपको फिर से लिख के बताती हूँ। शुगर नाइट्रोजन बेस, ठीक है। तो ये N है, ऐसे याद रखना, यहाँ शुगर है। तो देखो शुगर को हम ग्लाइकोस या ग्लूकोज बोल सकते हैं, तो चलो ग्लाइकोज बोल रहे हैं हम, और यहाँ आ गया नाइट्रोजन बेस का N, तो इस लिंकेज को हम बोल सकते हैं नाइट्रोजन N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बस, तो कौन सी लिंकेज से जुड़ा है? N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ा है। चलो ये भी बता दिया। नेक्स्ट वी आर हियर विथ लिंकेज टू फॉर्म द न्यूक्लियोसाइड। ओके, तो जब आपने शुगर विद नाइट्रोजन बेस बोला, तो इसको आप शुगर एंड न्यूक्लियोसाइड को, इसको आप न्यूक्लियोसाइड बोलोगे, यानी इसमें आपका फॉस्फेट लिंकेज नहीं आया है। फॉस्फेट को हटा दो, बाकी जो शुगर और नाइट्रोजन बेस बना तो वो न्यूक्लियोसाइड है। सो नाउ व्हाट आर द न्यूक्लियोस? दे कैन बी एडिनोसिन। देखो यहाँ क्या क्या है हमारे पास, एडिनाइन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, यूरासिल है, थायमिन है। इनके ही जब इनके साथ, दीज आर दी नाइट्रोजनस बेसिस, इनके साथ आप पेंटोस शुगर को ज्वाइन कर रहे हो, तो ये ज्वाइनिंग के बाद इनके अपने नाम हैं, वो नाम क्या हो जाएंगे? अगर ये एडिनाइन है तो उसको हम शुगर बनने के बाद एडिनोसिन बोलेंगे। अगर ये ग्वानिन है तो हम ग्वानोसिन बोलेंगे। सेकेंड पोर्शन में बाद में बताऊंगी। अगर वो साइटोसिन है तो उसको साइटिडीन बोलेंगे। अगर वो यूरासिल है तो यूरिडीन बोलेंगे। अगर वो थायमिन है तो उसको थायमिडीन बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया किसके लिए? ये हो गया आरएनए के लिए। ठीक है, NINE और DINE। ठीक है, ये लग रहा है। INE प्यूरिन्स के लिए लग रहा है, पिरिमिडिन के लिए DINE लग रहा है। ठीक है, अब पिरिमिडिन के लिए डीन लग रहा है, प्यूरिन्स के लिए इन लग रहा है। ये कर दिया साइटोसिन, एडिनोसिन, गुआनोसिन। अब ये पिरिमिडिन्स आ गए तो साइटिडीन, थाइमिडीन, यूरिडीन हो गया। ये समझ लिया। तो नेक्स्ट आपको समझना है DNA में अगर ये प्यूरिन है तो क्या, और RNA में ये प्यूरिन है तो क्या। तो RNA में तो ये प्लेन उसके इनिशियल इसके नाम से ही आ रहा है। DNA में हर एक जगह इनके आगे डीऑक्सी डाल दो तो क्या हो गया? डीऑक्सी एडिनोसिन DNA में, डीऑक्सी गुआनोसिन DNA में, साइटोसिन है तो डीऑक्सी साइटिडीन क्योंकि पिरिमिडीन है, डीऑक्सी यूरिडीन और डीऑक्सी थाइमिडीन। समझ गया? समझ गया? व्हाट है? चलो आगे। अब हमने शुगर और नाइट्रोजन बेस जोड़ दिए। अभी इसमें तीसरा एक आएगा, फॉस्फेट जुड़ेगा, तभी तो पूरा हमारा बनेगा DNA हेलिक्स। तो आ जाओ, अभी हम फॉस्फेट को जोड़ रहे हैं।
व्हेन अ फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड टू OH। अभी हमने CH2OH यहाँ पे 1 पोजीशन पे नाइट्रोजन बेस जोड़ा था, तो यहाँ पे ये है 5th कार्बन, ये भी एक OH फ्री है जो आगे के इससे जुड़ेगा। ठीक है, तो इसे यहाँ पे हम फॉस्फेट जोड़ेंगे। ये फॉस्फेट जब ऊपर और नीचे वाले पेंटोस शुगर से जुड़ता है तो इसको बोल देते हैं हम ये फॉस्फो एस्टर लिंकेज हो गया जब वो एक से जुड़ा हुआ है। जब वो दो तरफ जुड़ जाएगा तो इट विल बी फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। वन विल बी एट 3 पोजीशन और 5 पोजीशन एंड अदर विल बी एट 3 पोजीशन ऑफ द अदर कंपाउंड। इसका मैं स्ट्रक्चर आपको डाल के दूंगी, इधर जगह नहीं है, लास्ट पेज में बाद में। ठीक है, तो अभी क्या किया आपने, पहले शुगर है, शुगर नाइट्रोजन बेस, यहाँ फॉस्फेट है। ठीक है, ये इधर इससे भी जुड़ा है, इधर इसके 5th से जुड़ा है, इधर इसके 3rd से जुड़ा है। तो दिस इज योर फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। ठीक है, लिंकेज। ओके, तो ये जब आपने जोड़ा, देखो पेंटोस शुगर एक तरफ, ये एक इधर से और इधर से दूसरे से जुड़ा है, तो ये जो लिंकेज है ये फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज है। ठीक है, ये आपका नाइट्रोजन बेसिस है, ये आपका पेंटोस शुगर है और ये आपका फॉस्फेट लिंकेज है। ठीक है, कुछ छूटा यहाँ पे। 2 न्यूक्लियोसाइड्स आर लिंक्ड एट 3-5- फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज टू फॉर्म द डाइन्यूक्लियोटाइड। मोर न्यूक्लियोटाइड्स कैन बी जॉइंड इन सच अ मैनर सो एज टू फॉर्म अ polynucleotide chain. The polymer thus formed has one end free and a free phosphate moiety at the 5-end sugar, which is referred to as 5-end of the polynucleotide chain. Similarly, at the other end of the polymer, the sugar has a free OH at 3' group, which is referred to as 3'। तो एक इधर आ जाता है, ये बीच में पूरा लिंकेज हो जाता है, इधर 3', इसलिए आपको 5' 3' एंड में हम DNA हेलिक्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, अभी एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एट द अदर एंड। ये हो गया बैकबोन क्या है, ये आपका DNA हेलिकल स्ट्रक्चर है, इसका बैकबोन क्या है। ये जो प्यूरिन पिरामिडिन्स है ये तो बीच में होते हैं, प्यूरिन पिरामिडिन्स एडिनाइन, गुआनिन, थायमिन और गुआनोसिन, ये तो आ गया बीच में। तो बैकबोन तो ये बना रहा है, बैकबोन तो ये बना रहा है, तो जो है आपका शुगर एंड फॉस्फेट लिंकेज। जो शुगर होता है एक, वो आगे फॉस्फेट से दूसरी शुगर से जुड़ा है, फॉस्फेट से दूसरी शुगर से, फॉस्फेट से तीसरी शुगर से, फॉस्फेट से चौथी शुगर से, ऐसी है ना। तो बैकबोन कौन बनाया, शुगर फॉस्फेट, ये है स्ट्रक्चर। और आपके प्यूरिन पिरामिड्स बीच में, तो बैकबोन इज दिस स्ट्रक्चर। तो देखो द बैकबोन इज शुगर एंड फॉस्फेट। समझ जाओ, कंफ्यूज नहीं होना। ओके, द नाइट्रोजन बेस इज लिंक्ड टू द शुगर मोइटी प्रोजेक्ट फ्रॉम द बैकबोन। दे आर प्रोजेक्टिंग आउटसाइड और इनसाइड बोलेंगे नहीं, उसके DNA हेलिक के अंदर। नाउ RNA क्या हो रहा है, ये तो आपने कर लिया। इन RNA every nucleotide residue has an additional OH group, yes, at the 2nd position। ये जो पेंटोस शुगर होता है ना, यहाँ OH होता है। when this OH is present at the 2nd, क्योंकि ये 1 है, 3 है, ये 4 है और ये 5 है। when this is present then this is आपका RNA, यही कह रहे हैं। in RNA every nucleotide has an additional OH on the 2nd position and that's why this becomes your ribose sugar। deoxyribose sugar आपका DNA का होता है। तो by removing the oxygen at 2nd carbon gives you DNA।
ठीक है, ओके। तो ये वाले पेंटोज शुगर, या मैं कर देती हूँ परमानेंट मार्कर से, ये OH, ये CH2OH, ठीक है। यहाँ के OH से तो आपका नाइट्रोजन बेसिस जुड़ा रहेगा, ठीक है। तो ये है सेकेंड पोजीशन। फर्स्ट मैं दूसरा कलर चेंज करती हूँ। चलो कोई नहीं, ओके, ठीक है। दिस इज 1 2 3 4 एंड दिस इज द फिफ्थ कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपका नाइट्रोजन बेसिस आता है। दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। RNA और DNA का डिफरेंस में भी आपको ये पॉइंट लिखना आएगा। हर चीज़ को बहुत अच्छे से देखो, डिफरेंस बिटवीन RNA। तो व्हेन दिस इज सेकेंड OH प्रेजेंट, then it is your RNA. This O at second absent, that is your deoxy, so your it is DNA, ठीक है। और इसी OH की प्रेजेंस से अभी बता दे रही हूँ, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस OH ग्रुप एट द सेकेंड कार्बन, RNA इतना ज़्यादा ओवर एक्टिव होता है। RNA इतना ज़्यादा ओवर एक्टिव मीन्स रिएक्टिव होता है। रिएक्टिव मीन्स अनस्टेबल होता है, यानी वो इजीली म्यूटेट हो पाता है। और वो इसी वजह से वो क्योंकि इजीली म्यूटेट हो पाता है, उसको जेनेटिक मटेरियल की कैटेगरी में प्रायोरिटी नहीं मिलती है ओवर DNA। DNA में ये OH एब्सेंट होने की वजह से इट इज़ नॉट दैट रिएक्टिव, वो इतना ज़्यादा हर किसी से रिएक्ट नहीं होता है, वो अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन रखता है। और उसी वजह से DNA को जेनेटिक मटेरियल देते हैं और RNA को प्रोटीन सिंथेसिस और इसमें काम आता है। RNA का इसकी प्रेजेंस के वजह से एक पॉइंट और आएगा आपका, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस, में ये आगे का है, अभी आपको बता रही हूँ, बट ठीक है एक बार बता देती हूँ, अच्छा पॉइंट है। दोबारा जब वो पॉइंट मैं बताऊँगी तो आपको एक बहुत एडिशनल बेनिफिट आएगा। RNA 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 RNA, ये इस चैप्टर में नहीं, पहले वाले चैप्टर में आएगा। या सो बिकॉज ऑफ दिस थिंग, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल में RNA टेक्स दी प्रेफरेंस, और बोलेंगे कि DNA के कंपैरिजन में जीत जाता है। RNA बोलता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन टू वायरस, उसके लिए मैं बेहतर हूँ। लेकिन कंसिस्टेंसी, जेनेटिक मटेरियल स्टोर करने के लिए स्टेबिलिटी के फॉर्म में, स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में DNA सुपीरियर काउंट होता है, राइट। इसको आप खुद लिख लेना, मैं इसको मिटा देती हूँ, मिटा दूँ ना, है ना, बहुत डर्टी है डर्टी है। नोट्स मिलेंगे आपको, चिंता मत करो, चैप्टर ख़त्म करना पहले इम्पॉर्टेंट है, नोट्स भी मिलेंगे। NCERT कवर करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलो, तो RNA और DNA का OH का सेकंड पोजीशन के OH का भी मैंने बता दिया। बाद में आपका आएगा थायमिन और यूरासिल में मिथाइल ग्रुप का, वो मैं तब बताऊंगी। ओके, ऑल्सो द RNA, द यूरासिल इज फाउंड एट द प्लेस ऑफ, आ गया, ऑल्सो इन RNA यूरासिल इज फाउंड एट प्लेस ऑफ थायमिन, बिल्कुल सही है। एंड थायमिन को हम कुछ नहीं कहते हैं, यूरासिल ही कहते हैं, लेकिन उसकी फिफ्थ पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप आ जाता है। मिथाइल मीन्स CH3, फिफ्थ पोजीशन पे CH3 एट द फिफ्थ पोजीशन आ जाता है। यूरासिल एंड
थायमिन आर सेम, दोनों जुड़वा भाई बहन है। क्या है? जुड़वा भाई बहन। लेकिन जो 5th फिंगर है ना यूरासिल की, उसकी 5th फिंगर पे अब अगर आप CH3 डाल दिया तो वो थायमिन बन गया। दैट्स इट। तो दोनों जुड़वा भाई हैं, लेकिन थायमिन, चलो इसको ऐसे काट करते हैं। थायमिन बड़ा है, अल्फ़ाबेट में देखो इसमें 7 अल्फ़ाबेट है, यूरासिल में 6 है, तो 7 में कुछ एक्स्ट्रा डाल दो, नहीं तो बच्चे लोग कंफ्यूज होंगे, यार मिथाइल ग्रुप इसमें था क्या उसमें था। तो थायमिन थोड़ा सा बड़ा हो गया और वो CH3 के वजह से बड़ा हो गया। दैट्स इट। तो 5 मिथाइल यूरासिल इज़ नथिंग बट थायमिन। ये लर्न कर लो। ये छोटी छोटी चीज़ें जो आप लोग पढ़ लेते हो, सोचते हो समझ गया, लेकिन वो बिल्कुल आपके दिमाग से निकल जाता है जब आपके सामने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। अरे यार 1 लाइन में तो आपके 12th में भी आ सकते हैं, तो मार्क्स है। चलो लेट्स एन्जॉय इट। अब डाल लो दिमाग में। नाउ DNA एज अ जेनेटिक मटीरियल, DNA एक्ट एज अ, इसे परमानेंट से हटा दो, टेम्पररी पे ले लो, इसको मिटा दो, इसको मिटा दो। ओके चलो। DNA, अभी एक बहुत अच्छी चीज़ आ रही है। DNA एज एन एसिडिक मटीरियल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय फ्रेडरिक मिशर इन 1869। तो भाई साल तो याद कर लो, भाई साल तो याद कर लो। 1869 कैसे याद करेंगे? 1869। अच्छा चलो 1869 याद करो। अभी इसको याद करने का मैंने एक बहुत अच्छा तरीका किया है। देखो फ्राइड राइस ऑयली होते हैं, उसको आप मिक्स कर देते हो मंचूरियन के साथ और ज़्यादा एसिडिक हो जाता है ना, स्पाइसी हो जाते हैं। तो फ्राइडरिक मिक्सचर को हम मिक्सचर कर लेंगे। अब देखो कोई भी तली हुई चीज़, चाहे पूड़ी हो, चाहे फ्राइड राइस हो, चाहे नूडल्स हो, फ्राइड हो, तो वो एसिडिक हो जाते हैं, तो वो एसिडिक। तो अभी क्वेश्चन था DNA किसने बताया हमको, आइडेंटिफाई किया, हु आइडेंटिफाइड DNA, अगर साइंटिस्ट का नाम आ गया। और DNA कैसा है? तो DNA फ्रेडरिक मिशर ने बताया कि एसिडिक है, फ्राइड राइस मिशर। लेकिन 1869 अपन लर्न कर लेते हैं, बार बार बोल बोल के 1869 कर लेना, वरना चिकन 69 हाँ खाते हैं लोग, खाते हैं, पता नहीं कौन खाते हैं, जो भी खाते हैं सब लर्न कर लो, जो नहीं भी खाते हैं। सो 1869 में फ्रेडरिक मिशर ने DNA को एसिडिक है बताया। दैट्स इट। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको घुमा फिरा के 2 तरीके से भी पूछ सकते हैं, तो इट्स डन। DNA बता दिया आपको, जैसे कि हमने बात किया, DNA एक्ट्स एज अ एसिडिक सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड इट वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय फ्रेडरिक मिशर 1869, ठीक है। और उन्होंने उसको नाम दिया न्यूक्लिन। तो ये नया क्वेश्चन मैच द पेयर से बन सकता है, फ्रेडरिक मिशर विद मैचिंग विद न्यूक्लिन और एसिडिक मटेरियल नेम्ड एज न्यूक्लिन और DNA नेम्ड एज न्यूक्लिन, ठीक है। However, due to the technical limitation in isolating such a long polymer intact, the elucidation of the structure of DNA remained elusive for a long period. लेकिन तब तक के भी काफ़ी समय तक नहीं पता चला। अब आए आपके it was only in 1953, 1869, chicken 69 गया, 1919 आ गया, हम 47 में आज़ाद भी हो गए। उससे 6 साल बाद यानी 1953 में अब आए साइंटिस्ट। कौन आए? चलो, इट वॉज ओनली इन 1953, आज़ादी के 6 साल बाद हमारे आए जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, ठीक है। इन्होंने बताया, क्या बताया? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA बताया, ठीक है, इन्होंने बताया। लेकिन इन्होंने ये कैसे बताया? इन्होंने जो बताया
वो बताया ड्यू टू दी एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा, एक्सरे मशीन्स वगैरह आ गई थी, तो एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा, और ये एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा वाज प्रोड्यूस बाय मॉरिस विल्किंस एंड रोजलिन फ्रैंकलिन, proposed a very simple but famous double helical structure model of DNA। या दो क्वेश्चन है आपके, वॉटसन एंड क्रिक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ जीन, और उसी को आप मॉडल बोल सकते हो, ठीक है। नाउ इसमें डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किस चीज़ से आया था, तो यूज बाय यूजिंग एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा, एंड दिस वाज गिवन बाय आपका रोजलिन फ्रैंकलिन, ठीक है, मॉरिस विल्किंस एंड रोजलिन फ्रैंकलिन। ये दो क्वेश्चंस है, कंफ्यूजन होता है बच्चों को, क्या नाम है, क्या नाम, किसने क्या किया था। एक्सरे डेटा फ्रैंकलिन और रोजलिन ने, विल्किंस एंड रोजलिन फ्रैंकलिन ने दिया था। इनके एक्सरे को यूज करते हुए वॉटसन एंड क्रिक ने बोला अरे हाँ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, याद रखना है, कंफ्यूज होता है यहाँ पे। वन ऑफ द हॉलमार्क ऑफ देयर प्रोपोजिशन was base pairing between the two strands of polynucleotide chain। और what was the hallmark, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत अच्छी चीज़ इसमें क्या थी, वो ये था, ये आपका हेलिकल स्ट्रक्चर है, इसके बीच में आपके बेस पेयरिंग्स है, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स के, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स के, वो भी उन्होंने बताए थे कि ये है, दिस वाज द हॉलमार्क ऑफ दिस रिसर्च, ठीक है। However, this proposition was also based on observation of Erwin Chargaff that, अब ये एक चारगाफ्स रूल रहता है, चारगाफ्स रूल, ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट बोलो या आपके हिसाब से। फॉर द डबल स्ट्रैंडेड DNA द रेशियो बिटवीन एडेनाइन एंड थानिन एंड गुआनिन साइटोसिन आर कांस्टेंट एंड इक्वल 1, यानी रेशियो बिटवीन A एंड T, यानी A प्लस G इज इक्वल टू T प्लस C, ठीक है, दैट इज प्यूरिन्स ऑलवेज इक्वल्स टू pyrimidine, दिस इज द शारगाफ्स रूल। इसको डिटेल में अलग से करेंगे, फिलहाल यहाँ पे इतना याद रखना, रेशो बिटवीन एडेनाइन एंड थामिन एंड गुआनिन एंड साइटोसिन दे आर कांस्टेंट एंड ऑलवेज इक्वल्स 1, दे आर 1। The base pairing confers a very unique property of polynucleotide chain. They are said to be complementary to each other, okay. Therefore, if the sequence of bases in one strand is known, then the sequence in the other strand can be predicted. If each strand from DNA, parental DNA, acts as a template for the synthesis of new strand, the two double-stranded DNA, now called as the daughter DNA thus produced would be identical to the parental DNA because of the genetic implication of the structure। ये आ गया आपका DNA डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का फीचर्स। मेड ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, अच्छा एक है, दूसरा है, चलो इसको पहले परमानेंट मार्कर से करते हैं ताकि ये मिटे ना, ठीक है, ओके। पहला DNA डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के लिए क्या बोला, 2 स्ट्रैंड्स हैं, चलो ले लो। तो पहला पॉइंट आपका सेलिएंट फीचर हो गया, इट इज़ मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन वेयर द बैकबोन इज, आपको पता है, शुगर एंड फॉस्फेट, एंड द बेसिस प्रोजेक्ट इनसाइड, हमने कहा था ना, एडेनाइन गुआनिन साइटोसिन 80, तो 2 DNA स्ट्रक्चर हो गया, बैकबोन आपका शुगर और फॉस्फेट हो गया, अंदर आपके क्या है, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स एट
CG। अब इसमें एक चीज़ याद कर, चलो द टू चेन्स हैव एंटी पैरेलल, ठीक है। अगर ये 5 डैश, ये 3 डैश है, तो ये 5 डैश, ये 3 डैश है, दे आर एंटी पैरेलल। सेकेंड पॉइंट हो गया, दे आर एंटी पैरेलल पोलैरिटी। ओके, now the bases in the two pairs are paired through hydrogen bonds, ठीक है। इनके बीच में जो होते हैं प्यूरिन्स पिरिमिडिन्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, यानी ये जो बॉन्ड्स हैं दे आर नथिंग बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, आ गया। now the bases of two strands are paired through hydrogen bond। पहला हो गया डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, एंटी पैरेलल, प्यूरिन्स पिरिमिडिन्स अंदर हैं, और शुगर बैकबोन हो गया, दे आर अटैच्ड विद हाइड्रोजन बॉन्ड। अब एक चीज़ याद रखना, ए और टी कभी भी डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, सी और जी कभी भी ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ठीक है। ओके, ए और टी में नेक्स्ट थायमिन फ्रॉम ऑपोजिट स्ट्रैंड एंड वाइस वर्सा। सिमिलरली गुआनिन इज बॉन्डेड विद साइटोसिन विथ 3 बॉन्ड्स। ये आ गया पॉइंट। एज अ रिजल्ट ऑलवेज प्यूरिन्स कम्स ऑपोजिट टू पिरिमिडिन। ओके, यानी प्यूरिन है, pyrimidine, they are opposite to each other, yes। this generates approximately uniform distance between the two strands of helix। इसके वजह से डिस्टेंस यूनिफॉर्म होता है। चलो, तो तीसरा क्या हो गया, द टू चेन्स आर कॉइल्ड इन राइट एंगल फैशन। राइट एंगल फैशन में दे आर कॉइलिंग द पिच। एक सेकेंड, इसमें आपका 12th के हिसाब से क्वेश्चन है, कुछ नहीं, DNA डबल हेलिक्स करो, ड्रॉ कर दो। तो 2 हेलिक्स हैं, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ऑपोजिट पोलैरिटी है, ये सेकंड पॉइंट में डाल दो। और ये हाँ, चेन के बारे में बात करना, चेन फॉस्फेट और शुगर है। दूसरे पॉइंट में बात करना, ऑपोजिट पोलैरिटी है, 3 डैश 5 डैश कर दिए। तीसरे में अंदर बीच में आप बोल देना एडिनाइन प्यूरिन और पिरिमिडिन अंदर के तरफ है। तीसरे में आप बोल देना वो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। उसी हाइड्रोजन बॉन्ड जब बताते हो तो ए और टी में डबल है, सी और जी में ट्रिपल है, बोल दिया, आपके 3 पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट आ रहे राइट हैंडेड फैशन में इट इज़ कॉइल्ड। और ये जो कॉइलिंग का पिच ऑफ DNA, अब हम बात करेंगे, जैसे आपने DNA बना लिया तो 4th पॉइंट आप उसकी पिच के बारे में बात करोगे। पिच और इस 3.4 नैनोमीटर, इसको हर टर्म्स में याद करना है, नैनोमीटर में भी याद रखना है, मीटर में भी याद रखना है और एमस्ट्रॉन में भी याद रखना है। मैं इसको क्लीन कर रही हूँ। अगर इस तरीके से आप अपना डायग्राम खुद ड्रॉ करके सेलिएंट फीचर्स को लिख सकते हो। तो हियर वी कम टू दिस थिंग, 4th पॉइंट, द टू चेन्स आर कॉइल्ड इन राइट हैंडेड फैशन, ठीक है। पिच ऑफ DNA 3.4 नैनोमीटर, ठीक है। सो 3.4 नैनोमीटर को अगर आप मीटर में करोगे तो 3.4 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर -9 कर देना, मीटर में आ जाएगा। 1 नैनोमीटर इज 1 बिलियंथ ऑफ दिस। तो जस्ट आप इसको ए किया तो मीटर में कर देना, एंड 34 एमस्ट्रॉन्ग में भी कर सकते हो आप, ठीक है। एंड देयर आर, अब जब हम पिच की बात कर रहे हैं, एक पिच की, तो इसमें आपने डिस्टेंस लिख दिया नैनोमीटर में या मीटर में या एमस्टॉन में, ये तीनों चीज़ें लिखो, आपके पॉइंट को कवर करो। उसके बाद एक इसके बीच में यू हैव 10 बेस पेयर्स, डिस्टेंस बिटवीन 1 बेस पेयर ऊपर नीचे का, दिस इज 0.34, ठीक है, ये याद रखना। तो ये यहाँ पे यही दिया है, देयर आर 10 बेस पेयर्स टर्न्स, कॉन्सिक्वेंटली द डिस्टेंस बिटवीन अ बेस पेयर, ये सपोज 2 है तो 2 बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस इज 0.34 नैनोमीटर। तो इसी को आप अगर नंबर ऑफ बेस पेयर्स, नंबर ऑफ, इसको मैं बाद में बताती हूँ आपको, एक सेकेंड, कैलकुलेशन बाद में देती हूँ आपको। ये कैलकुलेशन का है
पिच ऑफ डीएनए अगर आपको कैलकुलेट करना है, इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट पिच ऑफ डीएनए टोटल डिस्टेंस, तो इतना तो आपको पता है कि 10 बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है। उसमें डिस्टेंस बिटवीन 1 बेस पेयर जो भी दिया रहेगा उससे आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाता है पिच ऑफ डीएनए 3.4 नैनोमीटर, ठीक है। द प्लेन, अभी फिर पिच के बारे में फोर्थ इसमें आपने बात कर दी है, सारे यूनिट्स दे दो, एंगस्ट्रॉम में दे दो, नैनोमीटर में दे दो, मीटर में दे दो। देन यू कम टू द फिफ्थ पॉइंट ऑफ डीएनए हेलिकल सेलिएंट फीचर में, द प्लेन ऑफ वन बेस, the plane of one base pair stacks over the other in a double helix. This, in addition to the hydrogen bond, confers stability to the helical structure. यहाँ इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, this all confers the helical structure to your DNA. Now compare the structure of purine pyrimidine. Can you find out why the distance between two polynucleotide chain remains constant always? The proposition of a double helix structure for DNA and its simplicity is explaining genetic implication became revolutionary. So, proposition of double helix, ये जो आपको वॉटसन एंड क्रिक ने मॉडल दिया, it was found to be revolutionary, ठीक है। Now here comes फ्रांसिस क्रिक, ये था डबल हेलिकल स्ट्रक्चर आपका वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, ठीक है, वॉटसन एंड क्रिक। इसमें भी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, यहाँ क्रिक आता है, यहाँ वॉटसन एंड क्रिक आता है। ये भी एक बहुत अच्छा, लेकिन अच्छा कंफ्यूज करने वाला होता है। हर बच्चा हो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन जो एक बच्चा भी होता है और उसका कन्फ्यूजन दूर हो, दैट्स इम्पॉर्टेंट, बट मैक्सिमम होते हैं, ठीक है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर वॉटसन एंड क्रिक डबल साइंटिस्ट ने दिया, ऐसा याद कर लेना। तो सिंगल साइंटिस्ट ने क्या दिया, उसी में से फ्रांसिस क्रिक ने एक चीज़ अलग से बताई, उसने बताया आपका सेंट्रल डोग्मा। तो अगर मैच द पेयर में आता है सेंट्रल डोग्मा, तो आपको क्रिक से ज्वाइन करना है, उसको मैच करना है फ्रांसिस क्रिक से, ना कि वॉटसन एंड क्रिक से, राइट। यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं मानती हूँ, क्यों मैं सोचती थी कि ऐसा क्यों दो जगह पे नाम आ रहा है। तो क्रिक ने बोला सेंट्रल डोग्मा दिया, व्हाट इज अबाउट दिस, व्हाट इज दिस, कि डीएनए फॉर्म्स आरएनए एंड दैट अल्टीमेटली फॉर्म्स द प्रोटीन, ये है। सो दिस इज डीएनए थ्रू ट्रांसक्रिप्शन गिव्स यू एमआरएनए, दिस एमआरएनए थ्रू प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन गिव्स यू प्रोटीन। अब जब डीएनए से ही डीएनए बन रहा है, यानी एक डीएनए है वो तो उसको कहते हैं रिप्लिकेशन, वापस डीएनए बना रहा है, तो दैट इज़ योर रिप्लिकेशन। लेकिन डीएनए से आरएनए बना रहे तो ट्रांसक्रिप्शन। अब एक और चीज़ उसकी उल्टी होती है, ये तो आपका हो गया यूकैरियोट्स में सपोज, ठीक है। लेकिन आपके वायरसेस में क्या होता है, जो HIV वायरसेस होते हैं, जो दूसरों को इन्फेक्ट करते हैं, जिनमें आरएनए होता है, सो दे इफ़ दे वांट टू इन्फेक्ट एनीबडी एल्स, तो ये आरएनए को वो डीएनए में कन्वर्ट करते हैं, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज, क्योंकि डीएनए से आरएनए हो रहा और यहाँ इसका उल्टा हो रहा है, तो रिवर्स हो गया कह सकते हैं हम। सो दिस इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो यहीं पे और एक चीज़ मैं बताऊंगी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज डन इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, यानी ऊपर का प्रोसेस होगा इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ट्रांसक्रिप्टेज, बस उसका उल्टा कर दो। दिस इज योर सेंट्रल डोग्मा। डीएनए बना रहा है, रिप्लिकेशन, रिप्लिकेट ही हो रहा ना, रिप्ली डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। वॉटसन एंड क्रिक का यहाँ पर एक क्वेश्चन हो गया, सेंट्रल डोग्मा का, वॉटसन एंड क्रिक का डबल हेलिकल का एक क्वेश्चन हो गया है। नाउ ये देखो, इन सम वायरसेस द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज इन रिवर्स डायरेक्शन, उल्टा हो गया, फ्रॉम आरएनए टू डीएनए,
सो दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, एंजाइम इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, ये बता दिया। नाउ इट्स आर पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। अब आपको पता है डीएनए तो बहुत बड़ा है, उसको आपको पैक करना है, तो पैक कैसे करेंगे ये यहाँ पे बताते हैं पहले, फिर मैं आपको इसका सब बताती हूँ। टेक द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर्स, इट इज़ 0.34 नैनोमीटर। 10 बेस पेयर्स होते हैं, मीटर में इस -9 से मल्टीप्लाई कर दो, 10⁻⁹। इन द लेंथ ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स टिपिकल मैमेलियन सेल इज कैलकुलेटेड। ठीक है, मैमेलियन सेल में हमने बेस पेयर्स जब भी देखे थे 6.6 10⁻⁹। ठीक है, बैक्टीरिया में देखा था 4.6 10⁻⁷। ठीक है ना। तो देखो ह्यूमंस में इतने बेस पेयर्स है, डिस्टेंस बिटवीन वन बेस पेयर इज दिस इन टर्म्स ऑफ मीटर। तो जब आप इसको लेंथ ऑफ डीएनए लाएंगे तो लेंथ ऑफ डीएनए ठीक है, लेंथ ऑफ डीएनए जब भी मैंने आपको बताया, इट इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ बेस पेयर्स इनटू ये डिस्टेंस बिटवीन वन बेस पेयर। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन वन बेस पेयर। ठीक है, तो नंबर ऑफ बेस पेयर कितने 6.6 इंटू 10⁻⁹। ये हम मीटर में बात कर रहे हैं, तो बेस पेयर को भी हम मीटर में ले लेंगे 0.34 10⁻⁹ ये 9 है, सॉरी 6.6 इंटू 10⁻⁹ और ये है -9 मीटर। तो (9 - 9 कैंसिल हो गया। तो जब आप 6.6 इंटू 0.34 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 2.2 मीटर। इसमें एक बार क्वेश्चन आया था, सारा कुछ कैलकुलेशन दिया था और बच्चे ये कैलकुलेट करने में न जाने कितनी देर वेस्ट कर रहे थे। ठीक है, इसका डायरेक्ट आंसर जिन बच्चों ने बुक को अच्छे से पढ़ लिए होते हैं, तो अगर उन्होंने आपको 6.6 इंटू 10⁻⁹ दिया, इन फिगर्स को चेंज नहीं किया, 0.34 ये फिक्स है, स्टैंडर्ड है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मीटर -9 है। ठीक है, अगर ये आपको दिया है तो स्मार्ट बच्चों ने डायरेक्ट 2.2 मीटर्स को करके आ गए इन सेकेंड्स, राइट। सो दिस इज़ द लेंथ ऑफ योर डीएनए। तो ये एक क्वेश्चन है। नाउ यू कम, ये मीटर वाला मैंने कन्वर्जन जब ही आपको बताए। लेंथ है, अब ये कितना हो गया 2 मीटर 2.2 मीटर है, और ये तो अंदर है, पूरा घुसा हुआ है, दिखता है नहीं दिखता है। इट इज़ फार ग्रेटर। अब न्यूक्लियस का इन्होंने यहाँ दिया है, ये भी लर्न कर लो। न्यूक्लियस इज 10⁻⁻⁶, ये मीटर्स में है, ये -6 में है। ठीक है, -6 मीटर में समथिंग इन माइनस, तो कितना छोटा है, उसके अंदर आप कुछ 2-2.25 मीटर को पैक कर रहे हो, तो कैसे कर रहे हो, दैट्स द स्मार्ट पॉइंट, वो है। सो नाउ द डीएनए इज कॉइल्ड। ठीक है, आप उसको रोटेट करके, समझो एक छोटा सा बॉल ले लिया, अब इतना बड़ा मैंने आपको धागा दे दिया है और बोला ये बॉल पे लपेट दो। वैसे आप अपनी पतंग के मांझे को भी लपेटते हो, या एक रील के धागे में, रील कितना सा होता है, इतना सा धागा होता है, उसमें कितना बड़ा धागा आ जाता है ना। तो रोटेट करने के वजह से बस वैसा समझो। तो डीएनए को रोटेट करने के लिए जो बॉल चाहिए उसको आप कहते हो हिस्टोन प्रोटीन। क्या कहते हैं, हिस्टोन। अब डीएनए हमने पहले ही बोला था एसिडिक है। अभी एक एसिडिक को आप एक एसिडिक के साथ नहीं कर सकते हो, एक पॉजिटिव को आप नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट करवा के पैक कर सकते हो, एक एसिडिक को आप एक बेसिक में मिक्स कर सकते हो। ठीक है, तो अगर डीएनए एसिडिक है, हमने जब ही बोला था, फ्रेडरिक मिशर ने बताया था, फ्रेडरिक मिशर इट इज़ एसिडिक, तो जो हिस्टोन प्रोटीन है वो आपका बेसिक हो गया, यस हो गया। डीएनए नेगेटिव था, ये नेगेटिव चार्ज डीएनए को कौन दे रहा था, PO4- दे रहा था, फॉस्फेट मोइटी दे रहा था नेगेटिव चार्ज।
तो डीएनए नेगेटिव हो गया तो ये बेसिक नेगेटिव हुआ। इस तरीके से एक ही स्ट्रक्चर में आप सब डाल दो, बॉल पॉजिटिव है, डीएनए नेगेटिव है, डीएनए एसिडिक है, बॉल बेसिक है। अब इसी चीज़ों को बाकी हम डालेंगे। इसमें 4 टाइप के प्रोटीन्स होते हैं वो डालेंगे, कौन कौन से अमीनो एसिड्स होते हैं वो डालेंगे। ये अगर आपने कर लिया तो इसी में बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे हो जाते हैं। चलो देख लेते हैं। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, सच एज ई कोलाई, दो दे हैव नॉट हैव डिफाइंड न्यूक्लियस, द डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल। डिफाइंड न्यूक्लियस तो है नहीं प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में होता है। स्टिल उनका डीएनए भी ऐसे रैंडमली घूमता फिरता नहीं है, भटका हुआ नहीं है। डीएनए बीइंग नेगेटिवली चार्ज इज हेल्ड विद सम प्रोटीन, दे आर पॉजिटिव चार्ज, बता दिया। इन द रीजन टर्म्ड एज न्यूक्लियोइड, तो बैक्टीरियाज में न्यूक्लियस तो नहीं है बट न्यूक्लियोइड एरिया है जहाँ आपका ये डीएनए कॉइल हुआ पड़ा है इस पॉजिटिव हिस्टोन प्रोटीन के साथ। ओके, द डीएनए इन न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज्ड इन लार्ज लूप्स हेल्ड बाय प्रोटीन। ओके, यूकैरियोट्स में क्या हो रहा है, तो प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियोइड में है, यूकैरियोट्स में क्या हो रहा है, दिस ऑर्गेनाइजेशन इज मच मोर कॉम्प्लेक्स। मतलब नाउ देयर इज अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन विच इज कॉल्ड एज हिस्टोन। तो यूकैरियोट्स में आ गया हमारा हिस्टोन प्रोटीन। ओके, अ प्रोटीन अक्वायर्स चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द अबंडेंस ऑफ अमीनो एसिड। और प्रोटीन में जो चार्ज होता है, देखो डीएनए में जो चार्ज आया है, जो नेगेटिव चार्ज आया है वो फॉस्फेट मोइटी के वजह से आया है, ठीक है। और तो हिस्टोन में जो चार्ज आ रहा है, जो पॉजिटिव आ रहा है, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स। ये बोल रहे हैं हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चार्ज ऑन हिस्टोन अमीनो एसिड, इन डीएनए इट इज़ योर फॉस्फेट। ये सब याद रखना है। नाउ हिस्टोन्स आर रिच इन बेसिक अमीनो एसिड रेसिड्यू। अभी हिस्टोन में अमीनो एसिड्स कौन से हैं, तो 2 अमीनो एसिड है, ये भी एक क्वेश्चन आता है। इट इज़ वन इज लाइसिन एंड द अदर इज आर्जिनीन। ये याद रखिए, ये भी अपना PYQ है। ओके, बोथ अमीनो एसिड रेसिड्यू कैरी पॉजिटिव चार्ज इन द साइड चेन। हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म 8, ये ऑक्टेमर में रहता है, ये भी याद रखना। अभी तक हम क्या क्या देखा, मैं इसी में करती हूँ, ठीक है। ठीक है, दिस इज हिस्टोन, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, contains amino acids that is lysine and arginine, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज हो गया, दे आर बेसिक। आपको पता है ना अमीनो एसिड्स बेसिक है, एसिडिक है, न्यूट्रल अमीनो एसिड्स भी है, यहाँ पे बेसिक अमीनो एसिड्स है, ठीक है। तो इट इज़ बेसिक इन नेचर। और हाँ, हिस्टोन को ऑक्टेमर बोलिएगा, ऑक्टेमर यानी 8, you will have 8 molecules. You will have 8 molecules. The negative charge DNA is wrapped around the positive charge histone octamer, बता दिया, to form। अच्छा, जैसे ही ये आपके DNA इस पे आपने कॉइलिंग कर दिया तो ये एक फिर ऐसा रहता है, फिर ये एक ऐसा रहता है, ठीक है, ये बन गया। तो इसको आप जो एक स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम। हिस्टोन रैप्ड विद द डीएनए, उसका अपना एक नाम है न्यूक्लियोसोम, ठीक है। अभी एक न्यूक्लियोसोम कंटेन्स 200 बेस पेयर। एक हिस्टोन प्रोटीन अपने ऊपर कितना रैपिंग कर रहा है, 200 बेस पेयर्स को ऑफ अ डीएनए हेलिक्स। न्यूक्लियोसोम्स कॉन्स्टिट्यूट अ रिपीटिंग यूनिट, ये हो गया 1 2 3 ऐसा 4 चालू रहेगा, ठीक है, एंड ऑनवर्ड्स। तो इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस। और इस स्ट्रक्चर को आप अभी देखो टुकड़े टुकड़े में करके जाओ। हिस्टोन था, रैप किया, न्यूक्लियोसोम बना, जुड़ते गया, इसको हमने बोल दिया क्रोमैटिन। दिस इज अ thread like stained colored bodies seen in the nucleus।
ओके, जैसे जैसे मैंने लिखा है आप लोग भी लिख सकते हो, अपनी बुक में कर दो एक ही जगह पे। जब आप उस चीज़ को देखते हो तो उसके अंदर का सब आपको ऑलमोस्ट एवरी सिंगल पॉइंट कवर्ड और रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक और स्ट्रक्चर आपको सामने आ जाते हैं। आई हैव डन दिस वे ओनली, ठीक है। यूकैरियोट्स में बता दिया, ऑक्टोमेर हो गया बता दिया, क्रोमेट न्यूक्लियोसोम एक को बोलते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम जुड़ जाते तो क्रोमैटिन बोलते हैं। इट इज़ नथिंग बट अ थ्रेड लाइक कलर्ड स्टेन बॉडीज जो दिखते हैं, और उसको बीड्स ऑन स्ट्रिंग से भी मैच करने के लिए आपका क्वेश्चन आता है। बीड्स ऑन स्ट्रिंग मैच इट विद क्रोमैटिन, नॉट विद न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम आया, क्रोमैटिन नहीं रहा, तब न्यूक्लियोसोम से। नाउ हाउ मेनी बीड्स आर इन द न्यूक्लियोसोम, ठीक है, ये भी मैंने किया हुआ है, हाउ मेनी बीड्स। नाउ द बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इन क्रोमैटिन इज पैक्ड टू फॉर्म अ क्रोमैटिन फाइबर दैट आर फर्दर कॉइल्ड एंड कंडेंस्ड, ठीक है। ये जो बीड्स ऑन स्ट्रिंग है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग है, ठीक है, इन क्रोमैटिन इज पैक्ड to form a chromatin fiber that are further coiled, ये और पास आने लगते हैं, कंडेंस होने लगते हैं। हमने पढ़ाई किया है, आपने अगर मियोसिस माइटोसिस पढ़ा है तो मेटाफेज स्टेज में, ठीक है, ये कंडेंस होते हैं बिफोर सेल डिवीजन, ठीक है, दे फॉर्म क्रोमोसोम्स। द पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन एट हायर लेवल, अभी पहले तो आपने हिस्टोन प्रोटीन पे इनको पैक कर दिया, डीएनए को, है ना, डीएनए को रैप कर दिया। अब आपको जब और हायर पैकिंग करना है, अब आपको एक्स्ट्रा प्रोटीन लगेंगे, तो दे विल नॉट बी योर हिस्टोन प्रोटीन एंड दे विल बी योर नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। इसको क्लियर कर देती हूँ। तो फॉर हायर पैकिंग, that is around metaphase or above this, you require a higher packing. For that you require non-histone proteins, ठीक, ओके, ये भी हो गया, याद रख लो। Now in a typical nucleus, तो यहाँ मैंने क्या क्या बताया, चलो जस्ट हिस्टोन, डीएनए नेगेटिव चार्ज है, हिस्टोन पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, रैप कर सकते हैं, रैप कर दिया तो डीएनए एसिडिक है तो हिस्टोन बेसिक हो गया, हिस्टोन पे रैप कर दिया। एक हिस्टोन 200 बेस पेयर्स को अपने आप में रैप करता है। अभी हम अंदर हिस्टोन की बात करें, हिस्टोन कैसे बना है, ऑक्टेमर्स से बना है, 8, ठीक है, 8 का सेट है, 8 है, उसमें देन यू हैव अमीनो एसिड्स, दे आर द बेसिक अमीनो एसिड, इसलिए हिस्टोन भी बेसिक हो जाता है। हमारा डीएनए एसिडिक है तो हिस्टोन बेसिक होता है। बेसिक किस वजह से होता है, बेसिक अमीनो एसिड्स के वजह से होता है। बेसिक अमीनो एसिड कौन कौन से, तो लाइसिन और आर्जिनिन है, ये भी हो गया। उसके बाद मैं आपको जो बता देती हूँ, जो ऑक्टेमर है, हिस्टोन इज एन ऑक्टेमर, इट इज मेड अप ऑफ 2H2, H2A, 2H2B, then you have 2H3 and 2H4, ऐसे 2 + 2 + 2 + 2 टोटल 8 का ऑक्टेमर ये बनाता है। दैट्स इट, यही है ऑक्टेमर, H2A, H2B, H3 और H4। तो सब कुछ बता दिया। हाँ, अब जब एक क्रोमैटिन बना दिया आपने, ना, एक हिस्टोन पे डीएनए रैप कर दिया, अब ये माला बना लिया, सपोज एक हार का सेट होता है ना, माला बना लिया, स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्ट्रिंग, इसलिए हिस्टोन नहीं, आपका उसको एक को न्यूक्लियोसोम बोलेंगे। एक हिस्टोन को जब रैप किया तो वो न्यूक्लियोसोम है। अब सपोज मैंने 10 न्यूक्लियोसोम को जोड़ दिया और बीच बीच में धागा चल रहा है आगे 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 आगे, क्योंकि डीएनए बड़ा है, तो इसको हम कैसे बोलेंगे, माला दिख रही है, वाइट मोती धागा, वाइट मोती धागा और चेन, गोल्डन चेन, ठीक है। तो ये आपका हो गया बीच ऑन स्ट्रिंग बोलेंगे। हर एक स्ट्रक्चर को आप न्यूक्लियोसोम बोलेंगे। एक हिस्टोन रैप्ड विद द डीएनए इज न्यूक्लियोसोम। नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम्स जॉइन टुगेदर, उसको आप क्रोमैटिन बोलोगे। ये सब चीज़ें कंफ्यूज करती हैं, मैंने पूरा फिर से बता दिया। क्रोमैटिन बन गया, अच्छा, मेटाफेज प्लेस में क्रोमैटिन और ज़्यादा कॉइल हो जाता है, और ज़्यादा कंडेंस हो जाता है, तो आपको हिस्टोन प्रोटीन की जगह नॉन हिस्टोन प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है।
ठीक है। इन अ टिपिकल न्यूक्लियस सम रीजन्स ऑफ क्रोमैटिन। अच्छा, अब जब आपने पैक कर दिया तो देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर, ये आपने पैकिंग किया, सपोज डीएनए, ये दूसरा न्यूक्लियोसोम है, ठीक है। लेट्स चेंज द कलर। अभी ये यहाँ पे लूज, फिर ये टाइट 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 लूज, टाइट 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 लूज, ये है। तो कैसा हो, जब आपने पैकिंग किया तो कुछ जगह पे ये देखो, ये लूज़ है, ये लूज़ है कुछ, और ये वाला टाइट है, दिस इज टाइट टाइट, ठीक है, दिस इज लूज, राइट। तो जो लूज है उसको हम यूक्रोमैटिन बोलेंगे, जो लूज है उसको हम यूक्रोमैटिन बोलेंगे, जो टाइट है उसको हम हेटेरोक्रोमैटिन बोलेंगे। हेटेरो में टी आता है, टाइट में टी आता है, तो टाइट। अब जो लूज है उसी को जल्दी हम खोल सकते हैं, उसी को खोलकर वहाँ पे जो काम करना है, डीएनए बनाना है, प्रोटीन बनाना है, आरएनए बनाना है, कर सकते हैं। तो लूज वाला रिएक्टिव है, तो जो टाइट वाला है उसको खोलना भी मुश्किल है, काम ही नहीं कर रहा, तो वो नॉन रिएक्टिव है, ठीक है। इसको अपन यहाँ लिख लेते हैं। तो यूक्रोमैटिन और हेटेरो में टी आता है तो हेटेरोक्रोमैटिन, तो ये टाइट कर दो। इसमें यू आता है तो हम लूज को ऐसा लिख देते हैं, लूज। हम अक्सर ओ को, डबल ओ को यू भी लिख सकते हैं, तो चलो लूज हो गया। लूज है तो रिएक्टिव है, टाइट है तो नॉन रिएक्टिव है। अब रिएक्टिव है तो स्टेन, लूज का एल, स्टेन्स लाइट दे दो, इसका उल्टा इसको दे दो, स्टेन्स डार्क दे दो, दैट्स इट। हुआ कि नहीं हुआ? 4 डिफरेंस हुए। क्रोमैटिन 2 टाइप का हो सकता है, लूज, टाइट। लूज है लेस स्टेन, टाइट है डार्क स्टेन। लूज है मोर रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव, दोनों के नाम भी देख लिए। यही था आपका। यूक्रोमैटिन इज टिपिकली ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव and whereas heterochromatin is inactive, that's it। अभी हम आए, मेरे फेवरेट टॉपिक्स अभी आएंगे, साइंटिस्ट के रिसर्चेस और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एज पर योर 12th एज वेल एज योर नीट। जैसा कि मैंने बोला, कुछ भी जो भी हम कर रहे हैं वो सब नीट और इसमें दोनों में काम आता है। चलो, इवन द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियन बाय मेशर एंड प्रोपोजिशन फॉर द प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस बाय मेंडल were almost at the same time, but that the DNA acts as a genetic material took a long time to be discovered। अब आए हम 1926 में, लेकिन उसके पहले हम आज़ादी के 6 ईयर्स के बाद क्या किया था हमने? आज़ादी के 6 ईयर्स के बाद हमने क्या किया था? आज़ादी के 6 ईयर्स के बाद हमने जेम्स वॉटसन एंड क्रिक ने विद एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड आपको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बताया था, ठीक है। डीएनए था 1869 में, आज़ादी के 6 साल बाद डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बता दिया था, लेकिन उसके बीच में ये हो गया। बीच में क्या हुआ? 1926 The quest to determine the mechanism of genetic inheritance had reached a molecular level. Previous discoveries by Gregor Mendel, Watson, Walter Sutton, Thomas Morgan, and numerous other scientists had narrowed the search of chromosome located in the nucleus. उन्होंने इस सर्च को काफ़ी, मतलब they made it quite easy for us to know। अभी वो रेस दूर नहीं थी, रेस करीब हो गई थी, मतलब डिस्टेंस कम हो गया था to reach the destination of saying what the DNA actually is, ठीक है। तो वहाँ सबसे पहले तब आए आपके ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ये नाम ही से आ जाता है। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसने की दिया? 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ, बहुत फेवरेट PYQ फ्रॉम सो मैनी ईयर्स।
फेवरेट PYQ फ्रॉम सो मेनी ईयर्स, डल हो गया था साउंड, ठीक है। 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ गिव दिस एक्सपेरिमेंट। इसमें याद रखना ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल फ्रेडरिक ग्रिफिथ है। इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी लिया, इट्स अ बैक्टीरिया, तो इन्होंने बैक्टीरिया पे काम किया, it causes pneumonia. Witnessed miraculous transformation in the bacteria. During the course of experiment, a living organism had changed the physical form. इसमें क्या था? When Streptococcus pneumoniae, उसको न्यूमोकोकस भी बोलते हैं, इट्स अ बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया वायरस है, फंगाई है, ये भी पूछ सकते हैं आपको। दे वर गोन ऑन अ कल्चर प्लेट। कल्चर प्लेट अभी आप बायो में प्रैक्टिकल्स अगर करोगे तो देखोगे कल्चर प्लेट क्या होता है। डिश होते हैं, उसमें आप अगर बेस डाल देते हो, उसमें आप थोड़ा सा माइक्रोबियल कल्चर डालते हो, इतना थोड़ा सा डालो, उसको 3 दिन इतने घंटे उतने घंटे आप छोड़ देते हो। 2 दिन बाद जब आप प्रैक्टिकल करने जाते हो उसमें फंगस उगा हुआ होता है या बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है, उसके कल्चर्स होते हैं, उसके ये पेट्री डिश होती है ना, एक सेकेंड, सपोज ये पेट्री डिश है, उसमें फिर आपके छोटे छोटे ऐसे कॉलोनीज बन जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पूरा आपका अगर होता है जो उनका न्यूट्रिएंट बेस होता है, वो उसको खा के बड़े होते हैं। मतलब छोटे पहले आप इतू सा डालोगे और वो अपने आप में फैल जाता है, ग्रो हो जाता है एज पर दैट सेल डिवीजन टाइम, ग्रोथ का जितना उनका लाइफ स्पैन होता है, जितने समय में वो सेल डिवीजन करते हैं, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट तो ऐसा उन्होंने किया कि उन्होंने किया, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किया, किसके साथ किया? न्यूमोकोकल बैक्टीरिया के साथ किया है। यहाँ हर जगह ये ऑर्गेनिजम्स आप याद रखना, कहाँ इकोलाई है, कहाँ वायरस है, कहाँ बैक्टीरिया है। तो इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया लिया, उसके साथ वो काम कर रहे थे। उसके 2 कॉलोनीज थे, 2 टाइप के थे, एक स्मूथ था और एक रफ था। अक्सर कहते हैं ना रफ, ये मैं टी काहे को लिखे जा रही हूँ, स्मूथ लोग बहुत अच्छे होते हैं, नहीं लेकिन मीठी छुरी, तो स्मूथ इज हार्मफुल हियर, ठीक है। स्मूथ इज हार्मफुल एंड रफ इज सेफ एंड टफ, ठीक है, वो आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उल्टा याद रखना, तो स्मूथ स्ट्रेन था, रफ स्ट्रेन था। इन्होंने क्या याद करना है? फ्रेडरिक ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल 1926, 3 चीज़ कर दिया तो मेन ऑर्गेनिज्म लर्न कर लो, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, इट्स वाज अ बैक्टीरिया। ये हो गए 3 क्वेश्चन। तो उसमें सिंपल है, एक स्मूथ स्ट्रेन है, एक रफ स्ट्रेन है। स्मूथ यूजुअली सॉफ्ट होते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ देवर हार्मफुल, लाइफ थ्रेटनिंग। उन्होंने उस स्मूथ एक चूहा लिया, स्मूथ स्ट्रेन डाल दिया, स्मूथ स्ट्रेन चूहा मर गया। रफ स्ट्रेन जिस चूहे को डाला वो चूहा नहीं मरा, स्मूथ वाला चूहा मर गया, रफ वाला चूहा नहीं मरा। उसके बाद उन्होंने क्या किया? उस स्मूथ स्ट्रेन, वो जो बैक्टीरिया था उसको किल कर दिया। बैक्टीरिया यानी स्मूथ एज वेल एज रफ, बैक्टीरिया को किल कर दिया। कैसे किल किया? जला दिया, भून दिया, बैक्टीरिया को किल कर दिया। अब उन्होंने देखा हीट किल्ड ए स्ट्रेन, किसको मारेंगे हम? रफ को थोड़ी मारेंगे, हार्मफुल का ही देखना है ना, कुछ ट्रांसफर हो रहा है क्या। स्मूथ वाले को हीट किल किया। कैसे किया? किल्ड बाय हीटिंग, ये भी याद रखना। एक्सरे डाल दिया, रेडियो से कर दिया, कैसे कर दिया, धूप में रखा वो नहीं, तो हीट किल्ड किया, ठीक है। हीट किल कर दिया, जो आपका कोयला बच गया समझो, इमेजिन दैट। उन्होंने उसको लिया। अब रफ स्ट्रेन बेचारे कुछ नुकसान तो कर नहीं रहे थे, उन्होंने चूहा को नहीं मारा था। अब रफ स्ट्रेन में मिक्स कर दिया। अब फिर से रफ को उस कोयले के चूरे के साथ, कोयले का चूरा यानी स्मूथ स्ट्रेन का जो बर्न्ट एशेज है उसके साथ मिक्स कर दिया, इंजेक्शन में डाला। अब चूहे को वो इंजेक्ट कर दिया। अब क्या हुआ? उन्होंने देखा चूहा मर गया, यानी जिस रफ स्ट्रेन से अभी तक चूहा नहीं मर रहा था, स्मूथ की ऐश मिक्स करने के बाद जब हमने एक चूहे में इंजेक्ट किया तो चूहा मर गया। यानी इस रफ स्ट्रेन में जो अदरवाइज हार्मफुल नहीं था, कुछ तो भी ट्रांसफ़र हुआ है जिसने उस चूहे को मारा है। और वो कुछ तो भी किसका था? क्योंकि ऐश स्मूथ स्ट्रेन की थी, तो स्मूथ स्ट्रेन में कुछ तो भी कंटेंट
बच गया था, इवन आफ्टर बर्निंग, दैट was responsible to transform that fatal stage of smooth strain into RNA and ultimately killing the mouse. ठीक है, तो इन्होंने देखा, हीट किल्ड स्ट्रेन, इंजेक्ट इनटू माइस। अब सिंपल आप इमेजिन कर लो, वो जला हुआ चूरा आपने सुई में भरा और चूहे को डाला, तो कुछ जेनेटिक मटेरियल भले ही था, लेकिन वो जेनेटिक मटेरियल माइस को नहीं मार पाया। लेकिन जब हीट किल्ड स्ट्रेन का पाउडर को आर के लाइव स्ट्रेन के साथ आपने डाला माइस के अंदर, तो माइस मर गया। तो इसने कुछ तो भी इसमें ज़रूर ट्रांसफ़र किया, जिसके वजह से ये भी अपने आप में टर्न हो गया स्मूथ स्ट्रेन में एंड अल्टीमेटली किल्ड दिस माइस। ओके, चलो देखते हैं क्या हुआ। तो इसके कंक्लूजन उन्होंने क्या निकाला, द माइस डाइड, ही रिकवर्ड। और अब जब माइस मर गया, माइस का चलो ब्लड ले लिया हमने, ब्लड ले लिया और उस ब्लड को टेस्ट किया, तो उस ब्लड में जो इन्फेक्शियस ऑर्गेन, हम देख तो सकते हैं ना, वायरस इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया जो भी है, लैब में टेस्ट कर सकते हैं। उन्होंने जब उसको टेस्ट किया तो बोले मैंने तो डाला था आर स्ट्रेन, जो मिला मुझे माइस के अंदर वो तो था एस स्ट्रेन। तो ये आर एस में कैसे कन्वर्ट हुआ? ये आर एस में कन्वर्ट हुआ विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ द मटीरियल दैट गॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम दैट ash of heat killed mice bacteria. ठीक है, so he concluded that our strain had somehow been transformed. तो इसका नाम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्यों रखा? क्योंकि R got transformed into S, इसलिए इसका नाम है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्म्ड बाय द हीट किल्ड एस बैक्टीरिया, सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, और उन्होंने उसको नाम दे दिया सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हीट किल्ड स्ट्रेन हैड enabled the R strain to synthesize a smooth polysaccharide coat around itself and become virulent. This must be due to the transfer of genetic material, उन्होंने बोला, बट उनके पास कोई खास सबूत नहीं था, had no proof for it. So अब बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, अभी ये किसने दिया था? आपके ग्रिफिथ ने दिया था, 1926 में दिया था। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियम के थ्रू दिया था, इसके स्मूथ एंड रफ स्ट्रेन के साथ दिया था। ये आपको रट गया, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल रट गया, नहीं रटा तो फिर से देख लो, ज़रूर रट जाएगा। अभी इन्होंने तो कुछ बताया नहीं, तो आए बाद में हमारे दूसरे 3 साइंटिस्ट, ओसवर्ल्ड एवरी, कॉलिन मैक्लॉयड एंड मकार्टी। ठीक है, इन तीनों ने क्या बोला? 33 में आए, उन्होंने 26 में किया, 28 में किया, 28 में किया, 28 में पहला हुआ, उसके बाद 33 to 44। ठीक है, 44 में 3 साइंटिस्ट है, देखो 3 साइंटिस्ट, एक डिजिट बढ़ा दो 4, तो 3 साइंटिस्ट है, एवरी, मैक्लॉयड, मकार्टी। ये 3 साइंटिस्ट आए, इन्होंने बोला जेनेटिक मटेरियल वॉज थॉट टू बी प्रोटीन। इन्होंने शुरुआत में सोचा कि जेनेटिक मटेरियल जो है प्रोटीन होगा, क्यों? ज़्यादातर बॉडी तो प्रोटीन की होती है, उन्होंने सोचा प्रोटीन ही ट्रांसफ़र हो रहा होगा। अब उन्होंने उस चीज़ पे काम किया एंड दे वर्क टू डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इन्होंने इस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो नाम ग्रिफिथ ने दिया था, उसका बायोकेमिकल नेचर क्या है, उस पर काम करने लगे एंड दे प्यूरिफाइड बायोकेमिकल्स। अब उन्होंने बायोकेमिकल्स में एक प्रोटीन, दूसरा डीएनए, तीसरा आरएनए एक्सेट्रा, तीनों चारों को अलग अलग निकाल लिया। उन्होंने बोला इन सब चीज़ों को हमको देखना पड़ेगा करके, तो उन्होंने प्रोटीन ले लिया, डीएनए भी ले लिया, आरएनए भी ले लिया, और इन सबको लिया फ्रॉम द हीट किल स्ट्रेन। किससे लिया? हीट किल स्ट्रेन से ही हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्म तो वही कर रहे हैं, हीट किल्ड स्ट्रेन को, यानी उन्होंने भी किल किया, उन्होंने भी वो ऐश ले लिया, उसमें से फिर
प्रोटीन, डीएनए, आरएनए सब चीज़ों को निकालने लगे, विच वन कुड ट्रांसफॉर्म, और ये फाइंड आउट करने लगे क्या क्या कर रहे हैं। तो प्रोटीन के लिए उन्होंने प्रोटीएज एंजाइम डाल के प्रोटीन को किल कर दिया और देखा ट्रांसफॉर्म हो रहा क्या। हाँ, प्रोटीन को किल करने के बाद कुछ तो ट्रांसफ़र हो रहा है। उन्होंने आरएनए को ख़त्म करने के लिए आरएनएज डाल दिया, देखा कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है क्या। हाँ, अभी भी हो रहा है। उन्होंने दूसरी सारी चीज़ों को भी किया। उन्होंने डीएनए एंजाइम भी डाला। जब उन्होंने डीएनए डाला तो उससे डीएनए एंजाइम तो ख़त्म हो गई, डीएनए ख़त्म हो गई तो कुछ भी ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ। तो इससे उन्होंने कंक्लूड किया कि डीएनए ही है जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है। मतलब प्रोटीन को ख़त्म कर दिया, ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, डीएनए को ख़त्म किया, ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा। प्रोटीन के वक्त हो रहा था, प्रोटीन ख़त्म करने के बाद ट्रांसफॉर्म हो रहा था, आरएनए ख़त्म करने के बाद ट्रांसफर हो रहा था क्योंकि डीएनए था। जैसे ही डीएनए डाला तो जो था वो हीट किल्ड स्ट्रेन ने आर को एस में कन्वर्ट नहीं किया। तो उन्होंने बोला कि डीएनए से रिसर्च बहुत अच्छी थी, लेकिन इनके इसको भी कुछ ज़्यादा आइडेंटिटी या रिकग्निशन नहीं मिला। ठीक है, तो देख लो, ये रीड कर लेते हैं हमने। दे ऑल्सो डिस्कवर्ड प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। उन्होंने प्रोटीन, उस चक्कर में उन्होंने तो डिस्कवरी में आ जाएगा आपको, एवरी मकार्थी मैक्लॉयड, दे डिस्कवर्ड प्रोटीएज एंजाइम, आरएनएज एंजाइम डिड नॉट अफेक्ट द ट्रांसफॉर्मेशन, जैसा मैंने बोला। सो द ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस वॉज नॉट अ प्रोटीन और नॉट अ आरएनए, यस, बट डाइजेशन, जैसे उन्होंने डीएनए से डीएनए को ख़त्म किया तो इट डिड इनहिबिट द ट्रांसफॉर्मेशन। सो दे सेड कि डीएनए ही है जो हेरिडिटरी मटेरियल है, बट नॉट ऑल बायोलॉजिस्ट एक्सेप्टेड इट। चलो, तो पहला था ग्रिफिथ, इसको सीक्वेंस में ऐसे याद रखना। दूसरे साइंटिस्ट है एवरी मकार्थी मैक्लॉयड, ठीक है, इन्होंने एंजाइम से बताया, इनका भी नहीं किया। इनके बाद आए हमारे मेन अल्फ्रेड हर्शी एंड चेज। इसको मैं कैसे याद करती हूँ, देखो ये रेस चालू है डीएनए को स्टडी करने की, ये रेस चालू है और ये रेस को हम चेजिंग बोलते हैं। तो अल्टीमेटली हु वाज सक्सेसफुल इन चेजिंग, द वन हु वाज अफ्रेड ऑफ दिस चेज, Alfred Hershey and Chase. The one who was afraid of this chase were ultimately found and said that DNA is the genetic material. So unequivocal proof, कोई इसके आगे नहीं बोल पाए कि यार ये प्रूफ कमज़ोर है वगैरह। Nobody could raise any question. It is unequivocal proof that DNA is the genetic material which came from the experiment of Hershey, Martha, Chase. So the one who was afraid Chase, Hershey and Chase, they worked on। अब देखो, उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी किया था, ठीक है, हमारे ये एवरी मकार्थी मैक्लॉयड ने भी एस्ट्रेन को ही लेके प्रोटीएज, आरएनएज, डीएनएज एंजाइम डाले, लेकिन इन्होंने ले लिया वायरस, अलग किया है भैया। चेजिंग के दौरान उन्होंने वायरस को लेकर किया, ये याद रखना है। उन्होंने कौन सा एंजाइम लिया, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड। वायरस लिया जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, यानी ही टुक अ बैक्टीरियोफेज। उन्होंने, अगर आपको मैच द पेयर में वायरस दे रहे और बैक्टीरियोफेज दे रहे, आपको इनसे मैच करना है, ठीक है, ठीक है, बैक्टीरिया से मत कंफ्यूज होना। वायरस द वन विच इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया लेना है। तो बैक्टीरियोफेज अटैचेस टू द बैक्टीरिया एंड इट्स जेनेटिक मटेरियल एंटर्स इनटू द बैक्टीरियल सेल। इसको मैं शॉर्टकट में पहले बता देती हूँ। इन्होंने क्या किया, यहीं पे लिखती हूँ, इसी से लिखते हैं। चलो, इन्होंने क्या किया, कैसे, एक चीज़ याद रखना, प्रोटीन, एक चीज़ याद रखना, बात चल रही है डीएनए की। एक भी ऑर्गेनिज्म में या वायरस में क्या होता है, या तो प्रोटीन होता है या डीएनए। आरएनए होता है, डीएनए आरएनए सेम इसमें जाएगा, लेकिन यहाँ हम डीएनए और प्रोटीन की बात कर रहे हैं, ठीक है।
तो डीएनए या आरएनए में फॉस्फोरस होता है। क्या होता है? फॉस्फोरस। क्या होता है? फॉस्फोरस। प्रोटीन में सल्फर होता है। ऐसे लर्न करना। PQRST। डीएनए में PP है, लेकिन इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। डीएनए में फॉस्फोरस होता है। ओके, फॉस्फेट मोइटी होता है ना, जो डीएनए को नेगेटिव चार्ज देता है, तो बस उससे याद रखना फॉस्फोरस है डीएनए में। प्रोटीन में सल्फर दे दो, याद नहीं हो तो नाइट्रोजन सल्फर सब होता है, सल्फर दे दो। अब इन्होंने क्या किया, ये चीज़ अगर आपने याद कर ली, अपने दिमाग में डाल ली, तो आप हर्शी एंड चेस के एक्सपेरिमेंट को बहुत अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है, तो डीएनए में फॉस्फोरस है, प्रोटीन है इसमें। लेट मी क्लीन नाउ। अब मैं यहाँ शॉर्टकट में लिख रही हूँ। डीएनए आपका फॉस्फोरस है, प्रोटीन में आपका सल्फर है। ठीक है, और कोई भी वायरस में ये है आपका बैक्टीरियोफेज, सपोज एक वायरस है। ठीक है, तो इसके अंदर है आपका अभी जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल, और ये है बाहर प्रोटीन कोट। ये प्रोटीन कोट है, यस। और ये आपका यहाँ पे आपका फिर सल्फर रहेगा, यहाँ पे आपका फॉस्फोरस रहेगा। बस इतना समझो। ठीक है, यानी अंदर जो जाएगा फॉस्फोरस वाला जाएगा, बाहर जो रहेगा सल्फर वाला रहेगा। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या किया, इस एक वायरस को लिया, इन्होंने इस एक वायरस को लिया, इस एक वायरस को लेकर सल्फर में इसको ग्रो किया। ठीक है, इन्होंने दूसरे वायरस को फॉस्फोरस के लिक्विड में वायरस को ग्रो किया। अब क्या होएगा, ये जो ग्रो हो रहा है तो फॉस्फोरस जेनेटिक मटेरियल में जाएगा, यहाँ ये प्रोटीन कोड प्रोटीन में जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप्स। ठीक है, ये जब ग्रो किया उसके बाद इन्होंने अब ये वाला भी ना, इन्होंने इससे एक बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया, इन्होंने इससे एक बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया। ठीक है, अब जब इन्होंने उस इन्फेक्टेड बैक्टीरिया के अंदर से जब जेनेटिक मटेरियल निकाला, सपोज ये बैक्टीरिया है, इसके अंदर से जब जेनेटिक मटेरियल निकाला तो इसमें हमको फॉस्फोरस मिल रहा था। ठीक है, इस बैक्टीरिया के अंदर से जब जेनेटिक मटेरियल निकाला तो हमको सल्फ़र नहीं मिला। क्यों? क्योंकि सल्फ़र प्रोटीन में जाकर चिपक गया था और प्रोटीन बाहर ही रह गया था। फॉस्फोरस जेनेटिक मटेरियल डीएनए के साथ अंदर चला गया था न्यूक्लियस के, और जो जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया में जाकर ट्रांसफ़र किया, इसलिए वो वहाँ मिला। तो अल्टीमेटली डिसाइड हुआ कि डीएनए इज़ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, लेट मी क्लीन दिस फर्स्ट। अब मैं ये पूरा रीड कर रही हूँ, चलो एक बार फिर से बताती हूँ। तो इन्होंने डीएनए में फॉस्फोरस होता है और प्रोटीन में सल्फर होता है। इन्होंने वायरस को लिया और बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करना था। वायरस को पहले ग्रो किया, दो अलग जगह पे किया। एक समझो, एक कुकर ले लिया, उसमें जार ले लिया, उसमें सल्फर लिक्विड डालकर आप फॉस्फोरस को ग्रो किया, और दूसरे इसमें फॉस्फोरस डालकर ग्रो किया। दोनों को बैक्टीरिया में इंजेक्ट किया। दोनों बैक्टीरिया के अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हुआ नए बैक्टीरिया में, तो वो डीएनए अपने आप को रिप्लिकेट करता है ना। तो रिप्लिकेट करेगा ही, वो अपनी वायरस ग्रोथ बढ़ाएगा उसके अंदर। तो जब उसके अंदर के दोनों बैक्टीरिया जो सल्फर से इन्फेक्टेड थे और फॉस्फोरस के बैक्टीरियोफेज से इन्फेक्टेड थे, उनको जब अंदर का जेनेटिक मटेरियल को स्टडी किया तो सल्फर वाले में अंदर कुछ भी नहीं निकला, फॉस्फोरस वाले में अंदर निकला, सेइंग कि डीएनए इज़ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब मैं इसको रीड कर रही हूँ। द बैक्टीरियोफेज
the bacteriophage attaches to the bacteria and its genetic material enters the bacteria. The bacterial cell treats the virus genetic material as if its own, subsequently manufactures more viruses. Hershey and Chase was to discover whether it was protein or the DNA from the virus that has entered the bacteria. So they grew viruses in a medium that contained radioactive phosphorus and other medium containing radioactive sulfur. ये रेडियोएक्टिव याद रखना, उसको हम जब रेडियोएक्टिव इसमें देखेंगे तो वो चमकेगा, ठीक है. सो वायरसेस ग्रोन इन प्रेजेंस ऑफ रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस कंटेन्ड रेडियोएक्टिव DNA. Why? Because phosphorus was a part of DNA and not in radioactive protein, because DNA contains phosphorus but not protein. Protein doesn't contain phosphorus. Similarly, viruses grown on radioactive sulfur contain radioactive protein but no radioactive DNA. इस कहानी को आप अपने हिसाब से लिख सकोगे. ओके, आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, मार्क्स पूरे मिलेंगे. रेडियोएक्टिव फेजेस नाउ वर अलाउड टू अटैच टू ई कोलाई. रेडियोएक्टिव फेजेस यानी बैक्टीरियोफेजेस grown in radioactive medium of phosphorus and sulfur separately were allowed to infect the bacteria. Then as an infection proceeds, उनको थोड़ा टाइम तो दो, प्रोसीड हुआ, वायरस कोट्स वर रिमूव्ड. वायरस के कोट्स रिमूव कर दिए फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय एजिटेटिंग देम इन द ब्लेंडर. अभी देखो, उनको इन्फेक्ट किया, ये यहाँ बाहर कोट्स है, उनको क्लीन कर दिया, ठीक है, ब्लेंडर में. तो ये आपको जो प्लेन मिल रहे हैं, तो ये इसके अंदर रेडियो एक्टिविटी चली गई, इसके अंदर नहीं गई, क्योंकि यहाँ तो बाहर थी, यहाँ बाहर नहीं थी. इसी से वो कंक्लूजन किया. सो द DNA इज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एंड दिस वाज द अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ सेइंग DNA बीइंग द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. नाउ आ गई प्रॉपर्टीज ऑफ DNA एंड RNA, जो मैंने जब भी तुमको बताया. 5 हाइड्रोक्सी मिथाइलयूरिडिन, 5 मिथाइल थायमिन एंड यूरासिल का 5 मिथाइल यूरासिल. चलो, दिस इज प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, दैट इज DNA वर्सेस RNA या DNA और RNA का कंपैरिजन. शॉर्टकट में सब है. RNA जेनेटिक मटेरियल है, यस. टोबैको मोज़ैक वायरस इसमें, क्यूबी बैक्टीरियोफेजेस में एक्सेट्रा में जहाँ RNA नहीं है, यस, दिस इज ट्रू. इन सम वायरसेस RNA is a genetic material. Assertion reasoning claim. To answer some questions such as why DNA is predominant genetic material. अगर आपको पूछ दिया DNA predominant क्यों है, यानी कि superior क्यों है over RNA, जब भी मैंने बताया RNA OH ग्रुप होने के वजह से इट इज़ हाईली रिएक्टिव, किसी के भी साथ रिएक्ट करता है तो इजीली म्यूटेट होता है. और जो चीज़ बहुत जल्दी म्यूटेट हो जाए उसको जेनेटिक मटेरियल नहीं बोल सकते. फॉर बीइंग अ जेनेटिक मटेरियल इट शुड हैव अ कैपेबिलिटी टू रिटेन स्टोर इट्स ओन आइडेंटिटी, है ना. बदलते रहे तो क्या रहे. तो ठीक है, तो DNA सुपीरियर है एज फार एज जेनेटिक मटेरियल. RNA इज सुपीरियर एज फार एज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल्स, ट्रांसफॉर्मेशन केस में, क्योंकि RNA एक से दूसरी जगह पे देते हैं. प्रोटीन सिंथेसिस में RNA इंपॉर्टेंट है. सो वेर एज RNA परफॉर्म्स डायनेमिक फंक्शंस ऑफ मैसेंजर, यस. अडेप्टर हैज़ टू फाउंड फ्रॉम डिफरेंसेस बिटवीन केमिकल एंड न्यूक्लियोटाइड, ठीक है. तो ये एनी मटीरियल, ये है एनी मटीरियल टू बी कॉल्ड एज जेनेटिक मटीरियल. उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए. एक चीज़ को जेनेटिक बोलना है, ठीक है, तो उसमें क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए. एबल टू जनरेट रिप्लिका, यानी रिप्लिकेशन करना चाहिए, ठीक है, रिप्लिकेशन हो जाएगा. शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली, ठीक है, स्टेबल भी होना केमिकली एज वेल एज स्ट्रक्चरली, ठीक है. शुड प्रोवाइड स्कोप फॉर स्लो चेंजेस. देखो, स्टेबल तो होना बट थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी रखना पड़ेगा, एकदम ढीठ तो नहीं. तो इट शुड प्रोवाइड स्लो चेंजेस. क्यों?
स्लो चेंजेस यानी वेरिएशन कैसे आएगा, थोड़ा सा अडेप्टेबिलिटी टू द एनवायरनमेंट इन फेवर ऑफ द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैसे आएगा, थोड़ा तो चेंजेस अलाउड होना चाहिए एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सराउंडिंग. तो ठीक है, इट शुड बी केमिकली स्टेबल, स्ट्रक्चरली स्टेबल, बट इट शुड साइमल्टेनियसली प्रोवाइड अ स्कोप फॉर स्लो चेंजेस एंड दैट इज नोन एज म्यूटेशन. फास्ट नहीं, एंड दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द एवोल्यूशन, जैसा बोला मैंने अभी. तो और चौथा है इट शुड एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ एज अ मेंडेलियन कैरेक्टर. स्टेबल तो ना एक्सप्रेस तो करना चाहिए ना, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहा, तो दैट मटेरियल इफ टू बी कॉल्ड एज जेनेटिक इट शुड एक्सप्रेस इटसेल्फ. यस, तो एक्सप्रेस स्लो चेंजेस, स्टेबल केमिकली स्ट्रक्चरली, जनरेटेड रिप्लिका. ये 4 पॉइंट्स हो गए. If one examines each requirement one by one, we found a rules of pairing complementary both the nucleic acid, DNA and RNA. Yes. अब देखो, पहले इसमें तो दोनों आ जाते हैं, DNA RNA दोनों डुप्लीकेट करते हैं, रिप्लिकेट करते हैं. The other molecules in living systems such as proteins fail to replicate. तो चलो प्रोटीन तो कैंसिल हो गया, पर DNA RNA अभी भी जेनेटिक मटेरियल में काउंट हो सकते हैं. तो अब हमको उनको आपस में कंपेयर करना है कि विच इज़ मोर सुपीरियर एज अ जेनेटिक मटेरियल एंड विच इज़ लेस. ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल इनफ नॉट टू चेंज with different stages of life cycle, age, with the change in physiology of the organism. सही बात है. Stability as one of the property of genetic material was very evident by Griffith transforming principle itself. That heat killed भी था, तब भी उसने R strain में कुछ तो भी ट्रांसफॉर्म किया, दैट वो हीट ने भी उसको किल नहीं कर पाई, है ना. स्ट्रक्चरली एंड केमिकली दैट वॉज स्टेबल. तो वही लाइन ये मतलब है. ठीक है, एक्सप्लेन DNA that itself that heat which killed the bacteria at least did not destroy the properties of genetic material completely. This is how now can easily be explained in the light of DNA. Two strands being complementary to each other is separated by heating together when appropriate conditions are provided. लेकिन ये कहते ना, ये जो स्ट्रैंड है ना, इसको अगर आप हीट करोगे तो ये दूर दूर चले जाएंगे, लेकिन जैसे ही आप नॉर्मल सिचुएशन करते हो तो ये वापस एक दूसरे के पास आ जाते हैं. ठीक है, यही यहाँ बोल रहे हैं. फर्दर 2H ग्रुप जो अभी मैंने बताया था वही है. 2H ग्रुप प्रेजेंट इन द एट एवरी न्यूक्लियोटाइड इन RNA इज रिएक्टिव ग्रुप मेक्स RNA labile and easily degradable. RNA is also known to be catalytic, एंजाइम जैसा बिहेव भी करते हैं. हेंस इट इज़ मोर रिएक्टिव कंपेयर टू DNA. देयरफॉर DNA इज केमिकली लेस रिएक्टिव, स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल एज कंपेयर टू RNA. इसलिए DNA अमंग द टू न्यूक्लियोटाइड्स DNA इज अ बेटर जेनेटिक मटीरियल. DNA क्यों है? OH ग्रुप एब्सेंट है, OH ग्रुप एब्सेंट है तो वो लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है तो मोर स्टेबल है. The presence of thiamine at place of uracil also confers additional ability. Uracil, thiamine है, thiamine में क्या आ जाता है? मिथाइल ग्रुप आ जाता है. ठीक है, तो मिथाइल ग्रुप आने के वजह से थायमिन स्लो हो जाता है, मोटा हो जाता है, दौड़ नहीं पाता है, रिएक्टिव नहीं है. रिएक्टिव नहीं है इसलिए वो स्टेबिलिटी दे रहा है. ऐसे याद करना. ओके, सो बोथ DNA RNA आर म्यूटेट तो दोनों कर सकते हैं, यानी स्लो चेंज, पर RNA फास्ट चेंज होता है, DNA स्लो चेंज होता है. इनफैक्ट RNA बीइंग अनस्टेबल म्यूटेट वेरी फास्ट है. कॉन्सिक्वेंटली वायरसेस, देखते ना हम वायरसेस को, RNA जीनोम हैव शॉर्टर सेल्फ लाइफ एंड म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्टर. देखा ना, कोरोना वायरस जल्दी 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 म्यूटेट कर रहा था अपने आप. RNA कैन डायरेक्टली कोड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. RNA क्या करता है? डायरेक्टली प्रोटीन बना लेता है. हेंस कैन इजीली एक्सप्रेस इटसेल्फ, बहुत जल्दी एक्सप्रेस करता है खुद को. DNA हाउएवर इज डिपेंडेंट ऑन RNA फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. द प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी हैज इवॉल्व्ड अराउंड RNA. ट्रू. द अबाउट डिस्कशन इंडिकेट दैट बोथ DNA RNA कैन फंक्शन एज जेनेटिक मटीरियल. ट्रू, but DNA being more stable is preferred for storage of genetic material
and transmission of genetic material, RNA is important. Okay, right? RNA वर्ल्ड, ये एक और अच्छा साइंटिस्ट का एक्सप्लेनेशन है, RNA वर्ल्ड। चलो नेक्स्ट करते हैं। For the four RNA world, for an immediate question becomes evident for the discussion we shall highlight. RNA was the first genetic material. Yes, there is an enough evidence to suggest that essential life processes such as metabolism, translation, splicing, etc. evolved RNA. Okay, RNA used to act as a genetic material as well as catalyst. Yes, RNA के लिए ट्रू बोल देना, जेनेटिक मटेरियल भी है, एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट ऑल्सो, प्रोटीन सिंथेसिस भी करता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शन इन लिविंग सिस्टम दैट आर कैटलाइज्ड बाय आरएनए एंड नॉट बाय प्रोटीन एंजाइम, बट आरएनए बीइंग अ कैटलिस्ट वाज रिएक्टिव एंड हेंस अनस्टेबल, देयरफॉर डीएनए हैज़ इवॉल्व्ड। तो वो बहुत अनस्टेबल था, तो कुछ तो स्टेबल आना चाहिए, तो डीएनए आ गया, बोले मैं आ गया हूँ। ठीक है, देयरफॉर डीएनए हैज़ इवॉल्व्ड विद द केमिकल मॉडिफिकेशन दैट, उसने अपने अंदर एक मिथाइल ग्रुप डाल दिया, थायमिन लगा दिया, मिथाइल ग्रुप लगा दिया, और डीएनए स्लो हो गया, मोटू हो गया, एक वजन पकड़ रहा है मिथाइल ग्रुप का, तो वो अब वजन पकड़ने की वजह से स्लो हो गया, स्लो इन टर्म्स ऑफ रिएक्टिविटी, स्लो इन टर्म्स ऑफ चेंजेस। ठीक है, तो स्टेबल हो गया, उसने अपने आप को थोड़ा सा चेंज किया, या बोलो आरएनए ने अपने आप को चेंज कर दिया मिथाइल ग्रुप लगाकर। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्टेबल। डीएनए बीइंग डबल स्ट्रैंडेड हो गया, हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड फर्दर रेजिस्ट चेंजेस, और उसने ना एक तो मिथाइल ग्रुप लगा लिया और डबल हो गया, तो और ज़्यादा पावरफुल हो गया, कोई आकर खटाक से तोड़कर रिएक्टिविटी ना कर सका, डबल स्ट्रैंड भी डाल दो। नाउ रिप्लिकेशन ये करवाती हूँ, फिर मशीनरी फॉर एंजाइम्स बाद में करते हैं। चलो, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, इट इज़ नाउ प्रूवन डीएनए रिप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है, अभी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर तो आ गया था, अभी ये बोल रहे हैं सेमी कंजर्वेटिव मेथड। सेमी कंजर्वेटिव मतलब ये डीएनए का डबल हेलिक्स है, अभी इनको जब आप प्रोटीन रिप्लिकेशन करना है, इनको जब रिप्लिकेशन करना है तो ये एक और ये एक दोनों नहीं तैयार करते हैं। ठीक है, ये एक कॉपी बनाती है, दो अलग हो जाते हैं, और ये अपनी 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 रिप्लिका बनाते हैं। ठीक है, तो जो नया स्ट्रैंड बनता है उसमें पुराना एक जाता है और नया एक तैयार होता है। इट इज़ सेमी कंजर्वेटिव मेथड। सेमी कंजर्वेटिव, वन इज कंजर्व्ड द अदर इज फॉर्म्ड। न्यू वाले में वन इज कंजर्व्ड फ्रॉम द ओल्डर वन एंड द सेकेंड कॉपी इन बोथ विल बी न्यूली फॉर्म्ड कॉपी। ठीक है, ऐसा नहीं कि दोनों ने बनाया और बीच वाले दो मुड़ के इधर चले गए, बीच वाले दो ओरिजिनल वाले वापस चले गए, ऐसा नहीं होता है। एक एक पुराना लेता है, एक पुराना लेता है, और दोनों के पास एक एक नया जाता है, एक एक पुराना, इक्वल बांट के जाते हैं, जनरल सेंस में बोलेंगे इक्वल बांट लिया जाता है। ठीक है, इट इज़ सेमी कंजर्वेटिव मेथड। तो सेमी कंजर्वेटिव मेथड किसने दिया था? मैथ्यू मिसेल्सन एंड स्टाल। मैथ्यू मिसेल्सन एंड स्टाल ने दिया था। इन्होंने क्या किया? मिसेल्सन एंड स्टाल ने एक स्टॉल लगाया, इन्होंने एक स्टॉल लगाया, वहाँ डीएनए रखा और ऐसा इक्वली बांट दिया कि चल एक तू जा और ये नया बना और ये नया बनाओ अपना अपना, और इनको बांट दिया। मिसेल्सन एंड स्टाल ने इन दोनों को मिक्स करके तोड़कर इक्वली बांट दिया। ऐसा लर्न करना है। ठीक है, ओके। तो ये मेरा टेबल याद कर लेना, मिसेल्सन एंड स्टाल। टेबल यानी ये आपका ये बफेट का टेबल है, यहाँ आपने डीएनए सर्व किया और बोला चल एक तुम इसके पास जाओ, एक तुम इधर जाओ, और ये इसका प्रूफ दिया मिसेल्सन एंड स्टाल ने। कब दिया? 1958 में दिया। राइट, ईयर तो आपको याद करने पड़ेंगे। अब ये कैसा हुआ? तो इन्होंने क्या पहले आपने रेडियो एक्टिव सल्फर और इसका किया, लेकिन यहाँ पर आप बोलोगे नो रेडियो एक्टिविटी यूज्ड।
इसमें आप बोलोगे नो रेडियो एक्टिविटी। कैसे? मिचेल्सन एंड स्टाल केस में इन्होंने क्या किया, अब यहाँ आपको क्या याद करना है, मिचेल्सन एंड स्टाल ने ई कोलाई लिया। क्या किया? ई कोलाई लिया, ओके। और कोलाई क्लोरीन, कोलाई क्लोरीन, ई कोलाई अमोनियम क्लोरीन क्लोराइड, दिस इज अमोनियम क्लोराइड, ई कोलाई, ऐसे लर्न कर लो। कैसे भी दोनों अमोनियम क्लोराइड में ई कोलाई ऑर्गेनिज्म चल रहा था भैया, ठीक है। दूसरा कोई ऑक्सीजन। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बीकर लिया, उसमें इन्होंने अमोनियम क्लोराइड डाला NH4Cl, लेकिन और यहाँ पे चलो डार्क वाले से ही करते हैं, ठीक है, डार्क वाले से ही करते हैं, डार्क वाले से ही करते हैं। इन्होंने एक बीकर लिया, बीकर में क्या भरा था, उन्होंने भरा अमोनियम क्लोराइड, ओके। अमोनियम क्लोराइड भरने के बाद उन्होंने यहाँ पे ई कोलाई डाला। क्या डाला? ई कोलाई डाला। ई कोलाई को डाला और बोला चल बच्चे बड़े हो जा। अब ई कोलाई बढ़ने लगा, लेकिन ये जो अमोनियम का N था ना, दिस वॉज हैवी नाइट्रोजन, दिस वॉज हैवी नाइट्रोजन। यूजुअली हमें केमिस्ट्री में पता है नाइट्रोजन 14 होता है, N 14 होता है, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन लिया N 15। अब क्या होगा, ई कोलाई को इसमें जब ग्रो किया तो ई कोलाई N14 इज़ अ हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन एज द ओनली नाइट्रोजन सोर्स फॉर मैनी जनरेशन्स। अब जब ये ग्रो हो रहा है और नाइट्रोजन सोर्स हैवी है तो सब लोग क्या करेंगे, N14 लेके अपना बनाएंगे, ठीक है। नाइट्रोजन बेसिस में कहीं तो जाएगा ना, नाइट्रोजन जा रहा है ना डी, तो द रिजल्ट N14 वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन द न्यूली सिंथेसाइज्ड DNA। DNA क्या होता है? नाइट्रोजन बेसिस, शुगर, फॉस्फेट। तो ये नाइट्रोजन कौन सा जा रहा है, अब जब ये ग्रो कर रहा, इसके DNA बढ़ते जा रहे हैं, तो ये जो नया तैयार हो रहा, यहाँ 14 की जगह 15 जाएगा। ओरिजिनली 14 रहेगा, लेकिन जो सेकेंड बन रहा है उसमें 15 जाता जाएगा। इन्होंने इसको इस हद तक के ग्रो किया कि जब फाइनल जो बन रहे ना, वो दोनों N15 वाले बन गए। फाइनल जो बन गए वो दोनों N15 वाले बन गए हों, ठीक है। इस हद तक के, इतने दिन तक के ग्रो करते रहे, ठीक है। अब फिर उन्होंने वापस उसको नॉर्मल सिस्टम में ग्रो होने को दिया। अब क्या होएगा, तो उन्होंने उसको रखा और दोनों DNA जो बना, सपोज फाइनल इतने मिनट के बाद, 80 मिनट्स के बाद, या जो DNA बना उसके दोनों स्ट्रैंड में N15 का नाइट्रोजन आ गया। कैसे हुआ? पहले 14 था, मैंने अमोनियम क्लोराइड में रखा 15 वाले में, तो ये इसने एक बनाया, इसने एक बनाया, इसमें एक, इसमें एक, ये 15 वाला था, ये 15 वाला था, ये 14 वाले थे, ठीक है। फिर ये बने तो ये 15, ये 15, ऊपर वाले इसके दो 14 वाले थे, इसका नीचे वाला 14 और ये 15, ये 15 वाला था। ये फिर से गया, ये फिर से गया, ये फिर से गया, ये 15 वाले बना रहे। इन्होंने इस हद तक किया कि जब फाइनल मेरे को सारे 15 वाले मिल रहे हो, कोई एक 14 वाला तो बीच में ही कहीं आइसोलेट हो गया, अलग अलग जा रहे हैं, ठीक है। तो अब जब मुझे फाइनल ये दो 14 वाले मिल गए, 15 वाले मिल गए, हाँ, मैंने इनको ग्रो करवाया, तो ये एक 15 वाला था, एक 14 था, एक 15 था, एक 14 था, इसको फिर से ग्रो किया। आगे चार्ट है, ये देखो इन्होंने क्या किया, ये दोनों 15 वाला ले लिया, यानी इस हद तक के ग्रो किया कि जो अब जो बैक्टीरिया है उसके अंदर जो DNA उसके दोनों स्ट्रैंड में N15 वाला है, ठीक है, गंद कर दिया। उसके बाद अब बोला उसको 20 मिनट के लिए ग्रो कर। तो ये टाइम याद रखना, बैक्टीरिया एक सेल डिवीजन कितने मिनट में करता है, 20 मिनट्स में करते हैं।
ठीक है। तो एक स्ट्रैंड आ गया आपका 15 वाला, दूसरा तो नया नॉर्मल इसमें ग्रो करने को दिया है भैया, तो 14 से ही करेगा। तो ये 2 हो गया। एक ने देखो, एक ये ले गया, एक ये ले गया और नया बनाया। फिर से 40 मिनट हुए ना, दोबारा नेक्स्ट 20 मिनट्स है, तो टोटल इट बिकम 40 मिनट्स। ठीक है। तो ये एक और एक ही था और इनके पास तो एक पुराना था, ये दोनों 15 वाले बने। इसको नेक्स्ट और 20 मिनट्स बाद दोगे तो ये टोटल हो जाएगा 60 मिनट्स। तो फिर से आपके टक 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 ये बनेंगे अलग अलग। ठीक है। उसके बाद और 20 मिनट्स के बाद पूछें और टक 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 टक, हर एक अपने आप में, हर एक अपने आप में तो ये टाइम में अपने आप में बढ़ता रहेगा। ठीक है। यहाँ पे ये दिया इससे, और फिर इन्होंने ये जो बन रहे हैं ना, ये जो बन रहे हैं, उन्होंने उसको सीजियम क्लोराइड में डाला, फिर से क्लोराइड, और ये डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड से किया। तो देखो, जो चीज़ भारी होएगी, कभी भी जो चीज़ भारी होएगी वो नीचे रहेगी, जो हल्की रहेगी ऊपर रहेगी। अगर पानी में भी आप तेल डालो, तेल हल्का रहता है, लेस डेंसर, तो तेल ऊपर तैरता है, पानी नीचे। लेकिन पानी से कोई हेवी कंटेंट वाली चीज़ अगर आप उस डालोगे तो वो नीचे की लेयर लेगा। तो डेंसिटी ग्रेडियंट के हिसाब से हेवी चीज़ नीचे रहेगी। उन्होंने यही टेक्नोलॉजी यहाँ ली है। तो जो डीएनए स्ट्रैंड्स हैवी आइसोटोप के साथ रहेंगे वो नीचे मिलेंगे, लाइटर वाले ऊपर मिलेंगे। ये डेंसिटी ग्रेडियंट पैटर्न को दे ट्राई टू फॉलो। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, ई कोलाई को उन्होंने अमोनियम क्लोराइड में, ई कोलाई को ग्रो किया, ई कोलाई को अमोनियम क्लोराइड में ग्रो किया, जिसका N वॉज हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज 15, अमोनियम क्लोराइड में डाला, अलाउड टू ग्रो। जब ई कोलाई में दोनों स्ट्रैंड्स N15 वाले आ गए, इसी स्ट्रैंड को देन ही अलाउड टू ग्रो इन नॉर्मल अमोनियम क्लोराइड, दैट इज N14 में। ठीक है। अब भी स्ट्रैंड्स बन रहे थे, ठीक है, पर एक N15 का जा रहा था, एक N15 का जा रहा था, दूसरा N14 का बन रहा था। फिर से उन्होंने 20 मिनट्स के बाद अलाउ किया, तो ये हाइब्रिड स्ट्रैंड्स मिले। फिर से N14 में, तो ही ऑल्सो फाउंड सम स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए हैविंग बोथ N14 स्ट्रैंड्स। ठीक है। ये है कंक्लूजन। इससे इन्होंने बताया कि एक एक शेयर होता है एंड न्यू इज सिंथेसाइज्ड इन बोथ द डीएनए स्ट्रैंड्स। तो देखो, रीड करते हैं, यही रहेगा। इन चीज़ मैंने आपको बता दिया। 1958 मिचेल्सन एंड स्टाल, ई कोलाई लिया, अमोनियम क्लोराइड में ग्रो किया। जो स्ट्रैंड्स हुए उन्होंने बाद में जो नया डीएनए ई कोलाई में तैयार हुआ उसको उन्होंने सीजियम क्लोराइड सोल्यूशन में डेंसिटी ग्रेडियंट कंसेप्ट को यूज़ करके टाइट्रेट किया। द वन विद द हैवी आइसोटोप विल बी एट अ लोअर लेवल एंड वन विद द लाइटर वन विल बी अबव। ये उन्होंने बोला ऐसा नॉर्मली होना चाहिए डेंसिटी ग्रेडियंट के हिसाब से, एंड दे फाउंड इट सिमिलर द वे दे एक्सपेक्टेड इट। हैवी नीचे था, लाइटर ऊपर था, बस वही चीज़ है। अब मैं रीड कर रही हूँ, देख लो। ही ग्रेव ई कोलाई इन अ मीडियम कंटेनिंग अमोनियम क्लोराइड, दैट इज N15, इज अ हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। इनसे ही मैच करना, याद रखना, एज अ सोर्स फॉर नाइट्रोजन जनरेशन, many generation. The result was N15 was incorporated in the newly synthesized DNA. Yes. Now the heavy DNA molecule could be distinguished from the normal DNA by centrifugation into cesium chloride. ये याद रखना. Bond density gradient. Please note it was not a radioactive. ये भी याद रखना. Radioactive जहाँ था वहाँ मैच करना. Now they transferred the cells इन अ मीडियम ऑफ नॉर्मल. अब उन्होंने उस सेल्स को नॉर्मल अमोनियम क्लोराइड में डाला N14 में. नाउ टुक द सैंपल्स, अगेन अलाउड देम टू मल्टीप्लाई, एक्सट्रैक्टेड द DNA एंड रिमेन्ड एज अ डबल स्ट्रैंडेड. ठीक है. वेरियस सैंपल्स वर सेपरेटेड एट इंडिपेंडेंटली एंड एडेड टू सीजियम क्लोराइड यूजिंग डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड. ओके, यही है. दोनों स्ट्रैंड जब N15 के लिए
अलाउड टू ग्रो इन नॉर्मल अमोनियम क्लोराइड। एक नॉर्मल आया, एक ये आया और एक ओल्ड आया हेवी आइसोटोप। और अगले 20 मिनट के बाद टोटल हो गए 40 मिनट। 2 फ्रेशली प्रिपेयर्ड आए, 2 हाइब्रिड डीएनए स्ट्रैंड्स आए। ठीक है, यही चीज़ है। जब सीजियम क्लोराइड में डाल रहे हैं तो नीचे हैवी चल रहा है, ऊपर इसको आप अगर ऐसे देखोगे ऐसे तो नीचे N15 है और ऊपर जो रो है वो N14 की है। ठीक है, ये है। सो द डीएनए दैट वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कल्चर 1 जनरेशन आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ N15 to N14 दैट इज 20 मिनट्स। ई कोलाई डिवाइडेड हैड अ हाइब्रिड था, ओके, एक स्ट्रैंड था और इंटरमीडिएट डेंसिटी, एक का N14 था, एक 15 था। डीएनए एक्सट्रैक्टेड आफ्टर 14 ही हैड टू जब सीजियम क्लोराइड टेस्ट ट्यूब में डाला तो उसको 2 स्ट्रैंड्स मिले, एक हैवी एक लाइटर। ठीक है, कंपोज्ड ऑफ इक्वल अमाउंट्स ऑफ हाइब्रिड डीएनए एंड द लाइटर डीएनए। लाइटर उन्होंने N14 वाले के लिए बोला, हाइब्रिड इन्होंने एक N15 और एक N14 वाले को बोला। वेरी सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्विंग रेडियो एक्टिव थाइमिडिन। अच्छा, ये तो बैक्टीरिया का था, दैट इज प्रोकैरियोट का था। ठीक है, किया किसने था? आपका मिचेल्सन एंड स्टॉल ने किया था। तो जैसे ही इन्होंने प्रोकैरियोट के किए तो और साइंटिस्ट आए, उन्होंने यूकैरियोट्स पे कर दिया। ठीक है, और उन्होंने फाबा बीन्स के ऊपर किया, विसिया फाबा और फाबा बीन्स, और उनका नाम था टेलर एंड करीग्स। यानी देखो मिसल्स, ये टेबल है। ठीक है, यहाँ पे मिचेल्सन एंड स्टार ने डबल स्टैंडर्ड अमोनियम क्लोराइड वाला करके बताया कि सेमी कंजर्वेटिव मेथड है प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, ई कोलाई में। तो उसी स्टॉल के ऊपर एक स्वीविंग मशीन आ गई। टेलर ने उस मशीन पे कपड़े सीने की मशीन ले आया। ठीक है, ये मशीन होती है ना, कपड़े सीने की मशीन ले आए टेलर एंड उनके कोलीग्स ने, और उन्होंने यूकैरियोट्स में बनाया। वो यूकैरियोट्स में फाबा बीन्स या विसिया फाबा लिया। ठीक है, 1958 में इनका भी हुआ। द डीएनए इज द इन द क्रोमोसोम ऑल्सो रिप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिव। मशीनरी फॉर एंजाइम्स हम नेक्स्ट इसमें करेंगे, फिर ट्रांसक्रिप्शन है, देन विल डू दिस। ठीक है, टिल देन बाय बाय, सी यू।